अब सही आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। यस सर, आ रही लास्ट क्लास या अभी तक की जितनी क्लास है उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट? है सर। कोई भी एटलीस्ट लास्ट क्लास से related? वीडियो नहीं देखा क्या दोबारा किसी ने? यस सर, देखा है। देख लिए सर, देख लिए। देख लिया तो डाउट क्लियर हो गया क्या? सर हम्म, बस हमको एक ही चीज पूछना था सर। बिल्कुल भाई, दो पूछ लो। सर आपने जो सैलरी वाला पार्ट बताया था, मीन्स जो क्या बोलते हैं, जो कैलकुलेशन था सर सैलरी का, मीन्स हम्म, जो आप 11,04,000 वाला हिस्सा जो बताए थे सर, बस हम्म, सैलरी जैसे जैसे वैरी करेगा वैसे इसका कैलकुलेशन भी वैरी करते चलेगा ना सर? बिल्कुल। और उसका जितने भी टैक्स है वो भी उसी हिसाब से वैरी करेंगे सर, जो मेन चेंजिंग हुए हैं रिवाइज है वो? रेट जो जितना रिवाइज हुआ है ना उस हिसाब से लगेगा। अभी हम जितना भी कर रहे हैं वो हम ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके देख रहे हैं। तो ओके सर। नया नया अगर आप चूज करोगे तो नए वाले के हिसाब से लगेगा, ओल्ड रिजीम चूज करोगे तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है। हम ओके सर। न्यू का सर तो ये कंपेयर। ऑप्शनल ऑप्शनल रहता है कि हम न्यू रिज्यूम चूज करेंगे या ओल्ड? हाँ, ऑप्शनल है आपके लिए। उसमें लिखा हुआ लाइन कि एसएससी को जो ज्यादा बेनिफिशियल हो। एसएससी मतलब आप हो गए, कंपनीज हो गई, इंडिविजुअल कोई भी। एसएससी को जो ज्यादा बेनिफिशियल है वो उस रिजीम को ऑप्ट कर सकता है, आइदर इट बी ओल्ड और न्यू। मीन्स बेनिफिट के हिसाब से अच्छा। क्लाइंट को जो बेनिफिट है वो जिस रिजाइन में मिलेगा वो कैलकुलेशन उस हिसाब से होता है। हाँ हाँ, क्लाइंट कहना ठीक नहीं है, आप एसएससी वर्ड मार्क करके चलो। बिकॉज इनकम टैक्स ना एसएससी के बेस पे वर्क करता है। एसएससी, जैसे हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ पर्सन, स्टार्टिंग के बेसिक क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ पर्सन करा था, तो एसएससी होगा आपका पर्सन। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, एक वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, एचयूएफ भी हो सकती है, एलएलपी, जो भी जितने फॉर्म्स हमने टाइप्स ऑफ देखे थे ना, टाइप्स ऑफ पर्सन क्या क्या हो सकते हैं, उतने टाइप्स ऑफ यस पर्सन सर। में कोई भी हो सकता है। तो आप उसको एसएससी बोल के चलो कि एसएससी को जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो वाला उसे चूज करना है, आइदर इट बी न्यू और ओल्ड। ओके सर। वो इसलिए हम पहले, मैंने आपको बताया ना कि हम जितने भी फॉर्म्स करेंगे हम सब में ओल्ड के हिसाब से डिस्कस करेंगे। ओल्ड के हिसाब से हमें बेनिफिट अगर पता लग जाएगा कि हाँ हमें ओल्ड में अगर चूज करके सेलेक्ट करना है या फिर टैक्स हमारा इतना बन रहा है, उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि न्यू में कंपैरिजन क्या है या न्यू में चेंजेस कैसे हैं जिसकी वजह से टैक्स का डिफरेंस आएगा, है ना। तो पहले आपको ओल्ड पता यस सर। होना चाहिए। ओल्ड पता होना चाहिए तभी तो नया पता लगे। अगर आपको अमूल के दूध का टेस्ट पता ही नहीं है तो मदर डेयरी के दूध का कोई मतलब ही नहीं है। पहले एक का टेस्ट तो पता होना चाहिए, तब तो कंपैरिजन करोगे आप यस एटलीस्ट। सर। यस यस सर। सर। डिफरेंशिएट करने के लिए यू मस्ट ट्राई लास्ट वन जो पहले चल रहा था। और ऑल्दो अभी भी बहुत लोग ओल्ड रिजीम को ही फॉलो करते हैं, रीजन बीइंग बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो ओल्ड में हैं, यस सर। ओल्ड को ही फॉलो करते हैं। यस सर, मेडिकल एनालिसिस हाँ, लाइफ इंश्योरेंस। रिलेटेड में लेट फीस लगता है। आपको एक वो बता ही देता हूँ रिलेटेड का, जो हमारा 4 सेक्शंस होते हैं टोटल। एक होते हैं 234A, 234B, सी, और एक होता है 234F। ये तीनों जो सेक्शंस है ना ये एडवांस टैक्स से रिलेटेड काम करते हैं। एडवांस टैक्स से रिलेटेड अगर आपने कोई भी डिले किया है या फिर डिपॉजिट ही नहीं किया, या फिर अगर डिपॉजिट किया तो जितना डिपॉजिट करना चाहिए था उससे कम किया। मान लो मुझे 100 रुपये डिपॉजिट करने थे बट मैंने 90 ही डिपॉजिट किया, तो 10 रुपए के बेस पे हमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो हो गया, शॉर्टफॉल हो गया ना एक तरीके से। तो ये तीनों सेक्शंस वहां पे डील करते हैं। हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे तब हम मैं इसको एग्जैक्ट समझाऊंगा कि इसकी कैलकुलेशन हो कैसे रही। अभी जो हम देख रहे हैं वो अभी जो डाउट आया है वो डाउट ये आया है कि सर बिलेटेड रिटर्न में क्या लेट फीस भी लगेगा। जब भी आप बिलेटेड, मतलब आप ये समझो कि एक रिटर्न होती है ओरिजिनल, जो मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल और रिवाइज्ड। ठीक है।
ये दोनों रिटर्न हमेशा टाइमली होगी, मतलब ओरिजिनल वाली आप लेट फीस के साथ नहीं कर सकते। ओरिजिनल वाली हमेशा नॉर्मल ही रहेगी, हमेशा नॉर्मली ही जाएगी, सेक्शन 139(1) वाली। वो लेट फी उसमें आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि ड्यू डेट से पहले है तो लेट फीस आएगी ही नहीं आएगी। रिवाइज वाली ही, ओरिजिनल वाली को ही अगर आप रिवाइज करते हो तो उसमें कोई फीस एक्स्ट्रा आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ भी लेट फीस का कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका मेन जो पॉइंट आता है ना, वो आता है सर लेट फीस आएगा कब। लेट फीस ऑब्वियसली आप खुद सोचो कि जब आप किसी चीज की ड्यू डेट, अगर आपकी ओरिजिनल की ड्यू डेट 31 थी, ठीक, 31 जुलाई, अभी हम इंडिविजुअल का केस देख रहे हैं, 31 जुलाई अगर आपकी ड्यू डेट है, 31 जुलाई के आप किसी दिन अगर आप 1 अगस्त को भी करते हो रिटर्न, 1 अगस्त को भी अगर आप रिटर्न कर रहे हो, इस 1 अगस्त में भी आपको जो लेट फीस आएगी वो अकॉर्डिंग टू आपकी इनकम पे आएगी। आपकी टोटल इनकम है कितनी, उसके बेस पे फीस डिफर करेगी। जैसे अभी हम ओल्ड रेजिम के हिसाब से देख रहे हैं, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, सभी को पता है 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, मतलब जितना लगता भी है वो 12,500 यस सर। रूप में मिल जाता Yes, है, yes, sir. ठीक है। Yes, sir. वन के लिए 5 लाख लिमिट है सर। हाँ, मतलब है तो वैसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वाला, लेकिन 2.5 से 5 में भी सर जो टैक्स लगता है वो ऑटोमेटिकली 12,500 तक रिफंड आ जाता है, मतलब रिबेट में चला जाता है। तो 5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, मान लेते हैं 5 लाख, मान लेते हैं 5,01,000 है, एक हमने इनकम ले लिया जो कि 5 लाख से कम है, ठीक, एक इनकम ले लिया जो कि 5 लाख से ऊपर है, ग्रेटर देन 5,01,000 है। तो यहाँ जो फीस आएगी आपकी, जो इस ऊपर वाले में, मतलब अप टू 5 लाख, जहां पे आपका कोई टैक्स नहीं लग रहा है, मीन्स उनका मतलब बनता है केवल टैक्स लाइबिलिटी से, अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है या नहीं है। अगर टैक्स लाइबिलिटी नो है, आपको पता है 12,500 तक तो नील हो गया, कोई टैक्स लगेगा नहीं। टैक्स लाइबिलिटी नो है तो आपकी फीस केवल 1,000 तक आएगी, बस। लेट फीस सेक्शन 234 के अंदर 1,000 रुपीज आएगी। जैसे ही ये टैक्स लाइबिलिटी वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, 1,000 भी अगर आप भरते हो, इवन आप 1 रुपए भी भरते हो 5 लाख से ऊपर, तो फ्लैट 12,500 आपको एज इट इज टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। ये रिबेट के सेक्शंस में ही हम ये देखते हैं कि 12,500 का जो टैक्स है हमारा, वो एज इट इज, अगर आपने 5 लाख से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा डाल दिया उसमें, तो ऑटोमेटिकली वो 12,500 उस पर टैक्स लग जाएगा। तो अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी यस है, भले वो 1 रुपए ही क्यों ना हो, तो यहाँ से जो डिफर करेगा वो 5,000/10,000, दो फीस स्लैब में डिफर करेगा। मिनिमम आपकी 5,000 आएगी, फिर 1,000 भूल जाओ। प्रफुल, आई थिंक आपका आंसर अब आ गया होगा जो आप पूछना चाह रहे हैं। आपको याद रखना है कि सर फीस जो हो सकती है बिलेटेड के केस में, लेट फीस हमेशा 3 होगी, 1,000, 5,000 और 10,000। 1,000 का केस तब होगा जब आपकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आ रही, मतलब आपकी इनकम इतनी है कि जिसपे कोई टैक्स, अगर आप नॉर्मली ओरिजिनल भी भरते तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता, तो आपको 1,000 रुपये और केवल पे करके इनकम टैक्स रिटर्न आप बिलेटेड में फाइल कर सकते। अगर आपकी इनकम पे कोई भी टैक्स लाइबिलिटी आ रही थी तो वो डिफर कर सकता है 5,000 और 10,000। 10,000 का केस जब हम एक कंसेप्ट सीखेंगे, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ये हम सारी रिटर्न्स होने के बाद सीखते हैं, सेक्शन 119(2)(b). जब हम ये सीखेंगे उस टाइम पे आपको पता लगेगा कि ये 10,000 वाली फीस सर यहाँ पे यूज हो रही है। अभी आपको बस याद रखने के लिए रखना है कि सर 3 फीस हो सकती है, 1,000, 5,000 और 10,000। हमें क्लियर? Yes. यस। सर ये 5,000 से 10,000 रेंज है या फिर वो फिक्स्ड है? फिक्स है, 5,000 लगेगा या तो 10,000 लगेगा, ठीक है। Yes, sir. मैं यहाँ समराइज फॉर्म में लिख देता हूँ जिससे आगे आपको याद रहे। इसमें आप तीन तीन रेट्स बना लेना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हैविंग नो टैक्स लायबिलिटी, नो टैक्स लायबिलिटी अगर आपकी है तो आप ऑटोमेटिकली आपको फ्लैट 1,000 रुपये फीस लगेगा, बस। हैविंग टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे 5,000 फ्लैट लगेगा आपको। और जो लास्ट में है
in case of condonation of delay 10,000। आपको अप टू 10,000 तक की फीस लग सकती है, चाहे वो 1,000 लगेगी, 5,000 लगेगी, 10,000 लगेगी। कभी भी आपसे अगर कोई पूछता है कि बिलेटेड रिटर्न मुझे डालनी है, मेरी आज तक रिटर्न हुई नहीं है, मुझे इस साल की रिटर्न करनी है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप उस साल की रिटर्न कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उस हिसाब से आप उसे पर्सन को आंसर कर सकते हो कि सर आपकी अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है, मान लो आपका टैक्स स्ट्रक्चर इतना कम है, तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कोई नहीं आती तो आपको 1,000 रुपये ही पे करके कर देना होगा। और टैक्स लायबिलिटी आती तो 5,000 तो केवल ये फीस है जो आप ये 234F से पढ़ रहे हो। F फॉर फीस, फीस स्टैंड फॉर लेट फीस, ये केवल लेट फाइलिंग की फीस है। ये 234 ABC की टैक्स लायबिलिटी वाली फीस तो आएगी ही आएगी, ये तो आप छोड़ दो। ये जो ऊपर का है ना इंटरेस्ट पेनल्टी, और जो हम ये 3 सेक्शन मैंने ऊपर कोट किए, ये इंटरेस्ट और पेनल्टी के सेक्शंस तो अलग हैं। आपको ये 234F में लायबिलिटी के हिसाब से देखना है कि सर ये लेट फीस आएगी या नहीं है। ठीक है, लेट फीस, पेनल्टी और इंटरेस्ट, ये 3 अलग अलग चीजें होती है। Am I clear to everyone? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ सकते हैं आप? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। सर। अब क्या है इसके बाद, अगर लेट फीस की अगर बात की तो इसमें एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि सर नॉर्मली लेट फीस नहीं, आपका जो आप ऑलरेडी आप लोग इतना अवेयर हो चुके हो कि आपने ओरिजिनल रिटर्न का एक बार नाम सुन लिया, बिलेटेड का नाम सुन लिया और रिवाइज का नाम। ठीक है, ये 3 रिटर्न है जो ऑलरेडी आपकी जाती है। सेक्शन मुझे कोई बता सकता है? अगर मैं गलत लिखूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर देना। 139.4 होगा सर। 139.5। 4 और 5। 139.4 और 139.5, 5. ये टोटल सेक्शंस हैं जो हमने ऑलरेडी अभी ये 3 पढ़े हैं कि सर इसमें ओरिजिनल जाएगी, इसमें बिलेटेड जा सकती है और इसमें रिवाइज जाएगी। अब आपका कोई और इवन हमने लेट डेट देखी थी कि इनकी जो लास्ट डेट होती है सर वो मैक्सिमम डेट है 31 दिसंबर 31 दिसंबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। किसी भी रिटर्न किसी भी चीज हमें फाइल करनी है, हमें असेसमेंट ईयर देखना है, असेसमेंट ईयर के लास्ट 31 दिसंबर तक ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मान लीजिए एक पर्सन है जिसकी इनकम है 10 लाख फॉर एग्जाम्पल, किसी रीजन की वजह से सर ये रिटर्न नहीं फाइल कर पाए, किसी सो रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, फैमिली में कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो गए या कोई भी रीजन हो सकता है। सर इनकी ना ड्यू डेट मिस हो गई, 31 दिसंबर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर चला गया। सर क्या एक्चुअल में आपने जो कंसेप्ट पढ़ाया था उसके हिसाब से इन्हें तो मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी चाहिए, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है इनका इनकम। तो सर ये है कि मैंडेटरी रिटर्न फाइलर हैं, इनको अभी तक अकॉर्डिंगली सेक्शन 142 एक कहता है, वो बोलता है कि अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया है तो आपको 142 का नोटिस भी आ सकता है। अगर आप एक मैंडेटरी रिटर्न फाइलर हो जिसको फाइल करना था बट आपने नहीं किया तो आपको सेक्शन 142 का नोटिस भी आ सकता है। बट सर अभी तक इनको नोटिस वगैरह कुछ नहीं आया हुआ है, और ये आपके पास आते हैं, आपसे बोलते हैं कि क्या मैं अब रिटर्न कर सकता हूँ? असेसमेंट ईयर है इनका 22-23, क्या मैं असेसमेंट ईयर 22-23 के रिटर्न कर सकता हूँ? फॉर्म कोई सा भी हो सकता है, अभी हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का फॉर्म अगर हम चूज करते हैं ITR 2 मान लीजिए, चलिए ITR 2 करना है, क्या मैं असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न अब कर सकता हूँ? आज ये मेरे पास आते हैं, आज की डेट आप 12 जून है, 12 जून को अगर हम मानते हैं क्या मैं रिटर्न कर सकता हूँ, जवाब सभी का चैट बॉक्स में आना चाहिए यस और नो। यस यस भाई, असेसमेंट ईयर पढ़ लिया था ना? यस सर फिर से रिपीट करिए सर क्वेश्चन सर। यस सलोनी यस, अंशु यस, हेलो मिशन नो। हाँ भाई मोनू, सर फिर से रिपीट करिए तो क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करूँ? क्वेश्चन मेरा ये है, यस क्वेश्चन ये है कि पर्सन मेरे पास आए हैं, सो एंड सो जो भी है इंडिविजुअल पर्सन है, जो भी नाम इनका आप सोच लीजिए, इनकी इनकम है 10 लाख रुपए, ये रिटर्न करना भूल गए थे, इनकम टैक्स रिटर्न करना इनको मैंडेटरी था
मैंडेटरी रिटर्न करना भूल गए थे किसी भी रीजन की वजह से, अब आए हैं, अब ये बोल रहे हैं कि सर असेसमेंट ईयर 22-23 में यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मैंने इनकम कमाई थी 10 लाख रुपए, जो कि मुझे ITR 2 भरना चाहिए था लॉजिकली, बट मैं भरना भूल गया। और आज की डेट है 12 जून 2024। सर क्या मैं रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? आपके पास ये क्वेश्चन पूछने आए हैं, आप सभी लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो आपको आंसर देना यस और नो। 2 लोगों का आंसर मेरे पास अभी तक नो आया है, बाकी लोगों का यस आया है। अच्छा 3 लोगों का है, ठीक है, प्रत्युष का भी नो, ठीक है, बाकी सभी का यस है। दिव्यांशु नो, ओके। और नीरज का भी नो, मोनो यस, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी यस कहा है मैं उनसे रीजन पूछना चाहूंगा, रीजन है तो क्यों, और करेंगे तो कैसे। पहले तो यस का रीजन बताना है आपको, क्यों, सेकंड अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो कैसे। जिन्होंने नो कहा है उनको तो मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, पहले यस, कोई भी यस में जिन्होंने बोला था। मैं नाम अनाउंस करूँ क्या? रजनीश से स्टार्ट कर लेते, यस सर, ओके। जी सर बोलिए। यस बोला था भाई, यस सर यस बोल लेते हैं। क्यों, रीजन, या कैसे होगा रिटर्न, कैसे होगी यस। सर क्योंकि सर असेसमेंट ईयर में सर ITR सर डिक्लेयर करते हैं इसलिए। क्या चीज? असेसमेंट ईयर में सर ITR डिक्लेयर करते हैं ना सर, तो हाँ हाँ, तो असेसमेंट ईयर तो 22-23 है ना भाई, 22-23 की ड्यू डेट क्या होगी? 23-24। 23-24 सर। असेसमेंट ईयर 22-23 है वो, फाइनेंशियल ईयर 21-22 है। आप क्वेश्चन या तो आप लोग रीड नहीं कर रहे ढंग से। फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, मैंने ऑलरेडी आपको असेसमेंट ईयर बताया। 22-23 की ड्यू डेट, असेसमेंट ईयर 22-23 यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आपको रिटर्न भरनी है। ड्यू डेट क्या होगी इसकी? 31 जुलाई 2022 होगा ओरिजिनल 31 का। जुलाई 2022, मैक्स टू मैक्स 31 दिसंबर 2022, डिलेटेड यस सर। और रिवाइज्ड। 31 दिसंबर 2022। दिसंबर। यस सर। तो आज 12 जून 2024 है, तो आप रिटर्न कैसे भर लोगे? सर किसी कारणवश वो सर भूल गया या फिर नहीं करवा पाया तो मैं गवर्नमेंट को तो सर, भाई वही तो डिस्कस करना है। सर बेसिक इनकम लिमिट से ज्यादा है तो सरकार को तो सर टैक्स चाहिए। ठीक है भूल गए तो फिर लेट फाइन या कुछ प्रोविजन होता होगा तो उसके अनुसार आप अभी पे कीजिए मैं वही तो टैक्स पूछना लाइबिलिटी। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, हो सकता है इनका TDS भी कटा हो। देखो, आपका सैलरी आपने अर्न की है 10 लाख, हो सकता है आपका TDS भी डिडक्ट हुआ होगा, ऑब्वियसली ऐसा होगा। तो TDS भी डिडक्ट हुआ है, टैक्स ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, गवर्नमेंट को टैक्स से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टैक्स पे करना पड़े, बट कहीं ना कहीं कुछ तो टैक्स डिपॉजिटेड होगा, ये भी मान सकते हो आप। मैं सिंपल रखने के क्वेश्चन के लिए मैंने जस्ट आपको पूछा कि भूल गए हैं, अब रिटर्न भरना है, आज 12 जून है, मुझे रिटर्न भरने का तरीका बता दो, क्योंकि मैंने जो ये 3 पॉइंट्स आपको पढ़ाए, इस 3 पॉइंट्स में मैंने मैक्सिमम ड्यू डेट बताई है 31 दिसंबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। इसके अलावा अगर वो करेगा तो कैसे करेगा? सर सेक्शन याद नहीं है लेकिन अपडेटेड रिटर्न के थ्रू करेगा। ओके, और कोई? सर ऑफलाइन जाके करेगा। ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है भाई, पहले होता था। सर अब इस 24-25 में 31 दिसंबर तक कर ले। पॉसिबल नहीं भाई, असेसमेंट ईयर देखो ना, देखो आप एक बात समझना, जब भी किसी सेक्शन का, अभी मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, जो प्रफुल्ल ने बात बोली बिल्कुल सही बात बोली, आंसर वो सही है, प्रफुल्ल का ही आंसर सही है। जो भी आप पहले तो जिन्होंने यस बोला है उनका आंसर तो मैं बोल देता हूँ यस है, कि हाँ ठीक है आंसर कर सकता है वो, रीजन हम देखेंगे कैसे कर सकता है। जिनको ये लगता था कि सर असेसमेंट ईयर 22-23 है तो 23-24 में भरेंगे, नहीं, असेसमेंट ईयर ही 22-23 है आपका, तो उसकी ड्यू डेट ही 31 जुलाई है, तो नॉर्मली तो ये नहीं होगी। आपको ये समझना है कि सर 31 जुलाई 2022 है, जो कि ऑलरेडी या मैक्सिमम डेट जो आपकी होगी वो 31 दिसंबर 2022 होगी। ऑलरेडी ये डेट पास ऑन हो चुकी है, तो आप नॉर्मली तो रिटर्न नहीं कर पाओगे, पहले चीज आपको ये समझना है।
दूसरा जो अभी बात करें, जो प्रफुल्ल ने आंसर दिया है, किसी और का कोई यस, जो लोग यस में हैं उनका कोई और अदर पॉइंट ऑफ व्यू है अदर देन प्रफुल्ल? सलोनी, अंजलि, मोनू, उज्जवल। सर मेरा ये है कि अगर मतलब गवर्नमेंट का टैक्स निकला है उस पर्टिकुलर पर्सन के पास, तो गवर्नमेंट कैसे भी करके टैक्स तो उससे लेगी ही। अब चाहे वो लेट रेट पे ले या फिर मतलब समय के रहते ही, तो इसीलिए अच्छा, हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो टैक्स लेगी। डेफिनेटली देखो, आप इस पॉइंट पे तो आप लोग सही हो कि सर टैक्स तो उसे भरना चाहिए। प्रियांशु ने भी लॉजिक बोला कि सर टैक्स तो भरना पड़ेगा, बट लॉजिकली टैक्स तो भरना ही होगा सर। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको एक दूसरे सेक्शन से कनेक्ट करूं, हमने प्रोविजो पढ़ा था किसी सेक्शन में, याद है? यस 139(1). यस सर। प्रोविजो provision. 139(1). भाई कौन सा था वो प्रोविजो, कौन सा था नंबर? 7th provision. सेवेंथ सेवन प्रोविजो में एक करोड़ वाली कंडीशन थी। सलोनी आपके Yeah, क्वेश्चन का भी current आंसर मैं account. दे रहा हूँ। 1 करोड़ या मोर अगर आपने डिपॉजिट किया है, ठीक, 1 करोड़ या मोर मैंने 2022-23 के असेसमेंट ईयर में ही डिपॉजिट कर दिया था। मान लो ये भी जो एग्जांपल है, उस 10 लाख के अलावा ना मैंने 1 करोड़ और उससे ज्यादा डिपॉजिट भी किया हुआ है। मुझे बस मेरे एसएफटी पे ये दिख रहा है कि हाँ 1 करोड़ से ज्यादा मेरा डिपॉजिट हुआ है, बट अभी तक मुझे कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस या कोई भी कलेक्शन का कुछ नहीं आया हुआ है। मेरा बस मानना, आप पूछना आपसे ये है कि जब आप डिपॉजिट इसे कर देते हो, मतलब आपको उन्होंने ये बोला है ना कि आप डिपॉजिट अगर करते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ऐसा तो नहीं कहा ना कि आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। मैंने अगर डिपॉजिट कर दिया है मान लो, और मैंने रिटर्न नहीं फाइल किया, तो क्या होगा, मेरा ये पूछना है। आप लोग के मन में सवाल बार बार आया कि सर टैक्स तो बनता है, टैक्स उन्हें लेना जरूरी है, लेकिन टैक्स कलेक्ट कैसे होगा? इनकम टैक्स वाले मेरे घर आ जाएंगे क्या? जो पर्सन है जिनका हमने एग्जांपल्स अज्यूम किया है, क्या इनकम टैक्स वाले डायरेक्टली उनके घर जा सकते हैं इतने छोटे से अमाउंट के लिए? नहीं, फिर नोटिस आएगा पहले। नोटिस? नोटिस आएगा। क्या मैंने आपको नोटिस वाला केस बता दिया कि नोटिस तो आया ही नहीं। अभी आप खुद से, आपके मन से ना अंदर से वो जाग गए हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होगा। एग्जाम्पल में मैं नाम ले लेता हूँ प्रफुल्ल का, क्योंकि प्रफुल्ल का ये आंसर बिल्कुल सही है, तो मैं एग्जाम्पल प्रफुल्ल का ले लेता हूँ। प्रफुल्ल की अंदर अंदर मन से वो आया कि सर 2022-23 में मैंने कुछ इनकम कमाया था, वो डिक्लेयर करना भूल गया हूँ। तो आप डिक्लेयर करवा दो। अब रास्ता आप बता दो, डिक्लेयर कैसे होगा ये बता दो बस। जल्दी बताओ भाई, आंसर जल्दी बताओगे तो आगे बढ़ेंगे जल्दी फटाफट। सर वो किसी इनकम टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट ले सकता है। कंसल्टेंसी लेने आए आपसे, तो कंसल्टेंसी लेने आए ना, आप तो ऑलरेडी प्रोफेशनल हो चुके हो। टैक्स फॉर वेल्थ में ज्वाइन करने के बाद आप सारे प्रोफेशनल बन चुके हो। आज नहीं तो डिग्री आनी है नहीं, तो वो आपसे कंसल्टेंसी ही लेने आया। प्रफुल्ल तो वही बोल रहा है कि सर मैंने ये कोर्स में पूरी चीजें नहीं पढ़ी थी, लास्ट वाली क्लासेस मेरी छूट गई थी, जो आज आज की क्लास में भी शायद छूट जाए। वो बोल रहा है कि सर मुझे समझा दो कि मुझे, मैं भरूंगा कैसे रिटर्न। किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो? देखो सिंपल क्या है, आप लोग को भी कंसेप्ट उसका पता नहीं, इस वजह से आपके मन में पॉइंट वो आएगा नहीं, बट एक चीज पे आप बिल्कुल सही हो कि सर टैक्स तो कलेक्शन बनता है, टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। इन्होंने ऑलरेडी, इनकी मैंडेटरी है, तो कहीं ना कहीं इनका टीडीएस भी डिपॉजिट हुआ होगा, वो देख लेंगे। बट उसके अलावा हो सकता है कोई एडिशनल लाइबिलिटी इनके ऊपर आए, तो टैक्स तो पेबल बनता है इनका। अब क्या है, एक इनकम टैक्स, इन्हीं सारे जो मैंने आपको प्रैक्टिकल ये केस लिया, इस केस को ही देखते हुए गवर्नमेंट ने एक रिटर्न निकाला जिसको हम बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। ठीक, अंडर सेक्शन 139(8)(a). अपडेटेड रिटर्न का मतलब होता है कि आप पिछले 2 साल की रिटर्न, पिछले 2 असेसमेंट ईयर की रिटर्न, आप चाहो तो 31 मार्च से एंड होने से पहले पहले आप भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी असेसमेंट ईयर हमारा कौन सा चल रहा है? 24-25 25 नहीं, ये वाला 25-26 सर। 25 25 अभी हो ना। आगे वाले के लिए होगा ना? अभी असेसमेंट ईयर में चल रहा है 24-25 ये सर 24-25 24-25 होगा इसका सर सेटलमेंट। नहीं, जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न जा रही है आपको वो नोट करना है। अभी नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर का नहीं देखना, जिसकी असेसमेंट ईयर की रिटर्न जा रही है आपको वो देखना। तो 24-25 चल रहा है।
24-25 असेसमेंट ईयर की लास्ट डेट क्या है? 31 दिसंबर। नॉर्मली अगर आप रिटर्न भरते हो अभी तक, अगर आपने 23-24 में अर्न किया होगा कोई इनकम, मान लो 23-24 की जितनी भी इनकम है, आप उसको 31 दिसंबर तक कैसे भी रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक, अब आप भूल जाते हो ये असेसमेंट ईयर का ये लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च 2025। इससे ठीक 2 साल पहले, यानी कि असेसमेंट ईयर का हो गया लास्ट 24 और 31 मार्च 23, ये 2 असेसमेंट ईयर्स हैं। 2020 ठीक, इन दोनों असेसमेंट ईयर में जो रिटर्न्स फॉल कर रही है, आप उसको 31 मार्च 25 से पहले पहले रिटर्न फाइल कर सकते। ये 2 असेसमेंट ईयर मैंने बताया ना आपको, 23 और 24, इन दोनों असेसमेंट ईयर की जो भी रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर है, आप उसकी रिटर्न चाहो तो आज भर सकते हो। जैसे कि हमारे केस में था, हमारे केस में आ रहा है असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 22-23 आ रहा था। आप देखोगे तो ये असेसमेंट ईयर 22-23 ही है जो 31 मार्च 23 को खत्म होगा। नहीं समझ में आ रहा है किसी को? भैया आ सर, रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, सर एक बार और बता दीजिए। बता रहा हूँ। यहां तक समझ में आया कि ये असेसमेंट ईयर के बेस पे चलेगा। हमारा जो अभी करंट असेसमेंट यस वो 31/12/25 तक चले, 31/12/24 तक चलेगा। ये मेरा करंट असेसमेंट ईयर है। ठीक, यस बोला इस करंट असेसमेंट ईयर की लास्ट फाइनेंशियल ईयर डेट क्या होगी? 31 मार्च। आप रिटर्न सर यहाँ, प्रीवियस ईयर क्या होगा? क्या भाई? सर प्रीवियस ईयर क्या होगा? जैसे असेसमेंट ईयर 23-20 है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर अगर आपका 24-25 है, या असेसमेंट ईयर जो असेसमेंट ईयर होगा उससे जस्ट 1 साल पहले प्रीवियस पहले हाँ, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट ये बोल रहा हूँ कि जिस फाइनेंशियल ईयर में हम खड़े हैं, एक मिनट, ये आपका असेसमेंट ईयर है 24-25 24-25 चल रहा है। इसके लिए प्रीवियस ईयर है मेरा 2023-24। 23-24 ठीक, अब मुझे असेसमेंट ईयर को नोट करना है। असेसमेंट अगर मैं 23-24 के लिए कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहता हूँ तो मैं कब तक भर सकता हूँ? मेरी जो ड्यू डेट है वो 31/12/2024 ही है, इससे आगे मैं नहीं भर सकता। ये है नॉर्मल प्रोविजन। बट इन केस अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हो, इन्होंने एक मेथड निकाला अपडेटेड रिटर्न का, उसमें आपको इस असेसमेंट ईयर का ही ना बिल्कुल लास्ट डेट देखना है। लास्ट डेट क्या होगी? 31 मार्च 2025, यही होगी लास्ट डेट, क्योंकि हमेशा ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। यस 31 मार्च 25 से जस्ट आपको पहले 2 साल जाना है। 31 मार्च 23, 22-23 25 से पहले, हाँ, एक आएगा 24 और एक, ठीक, ये असेसमेंट ईयर फॉल करेगा। इसको आप हमें फाइनेंशियल ईयर मत लेना, क्योंकि हम असेसमेंट ईयर के पीछे जा रहे हैं ऑलरेडी। आपको तो 2 साल आपका असेसमेंट ईयर नोट करना है। आप फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे भी निकाल सकते हो, असेसमेंट ईयर बेसिस पे भी निकाल सकते हो। मैंने नॉर्मली आपको असेसमेंट ईयर बेसिस पे समझाने की कोशिश की है। तो 31 मार्च 25 से मेरा जो एक असेसमेंट ईयर पहले पड़ेगा वो 23-24 का असेसमेंट ईयर पड़ेगा, और उससे पहले एक असेसमेंट ईयर और पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे 22-23 का असेसमेंट ईयर। अभी हमारा जो ऊपर का एग्जाम्पल था वो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए था। तो अपडेटेड रिटर्न के थ्रू हम चाहें तो 22-23 असेसमेंट ईयर के रिटर्न को हम कर सकते हैं। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? यस 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 सर क्लियर है अब? यस सर आप Yes, चाहो sir. आप चाहो तो उसे असेसमेंट ईयर के बेस पे कैलकुलेट करो, चाहे फाइनेंशियल ईयर के बेस पे, लेकिन हमेशा कंपैरिजन एक का करना। कभी भी असेसमेंट ईयर को फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर मत करना, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगी ही रहेगी। आप असेसमेंट ईयर पकड़ो या फिर फाइनेंशियल ईयर पकड़ो, दोनों से किसी से भी इस पे भी पीछे 2 साल तक मैक्सिमम आप जा सकते हो, उससे ज्यादा आप रिटर्न नहीं कर सकते। ये है सेक्शन 139(8)A में वो रिटर्न कैसे जाती है, एक्सेल की यूटिलिटी में जाएगी, वो हम जिस टाइम उस रिटर्न को सीखेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, अभी बस आपको ये बातें ध्यान में रखनी है, क्योंकि रिटर्न भरने समय आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे कि क्या ये रिटर्न 139(8)A के अकॉर्डिंग जा रही है कि नहीं।
एक आपका लास्ट बचता है जिसको मैंने एक तो आपको ये बता दिया मैंने 119(2)(b) कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए ये कभी भी जा सकता है, ये 3 साल पे भी अलाउ कर सकता है, ये एओ के ऊपर होगा, एओ एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे 3 साल के ऊपर भी जा सकती है। 139(8)(a) वाली जो है अपडेटेड रिटर्न, ठीक सर है, एओ क्या हुआ? असेसिंग ऑफिसर, जो आपकी रिटर्न को सामने से प्रोसेस करते हैं, जो आपको एक टैक्स ऑफिसर अलॉट होता है उसे बोलते हैं हम असेसिंग ऑफिसर। अपडेटेड रिटर्न केवल 2 साल तक के लिए होती है, ठीक, मैक्सिमम आप पीछे 2 साल जा सकते हो। उसके अलावा तो आपके जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था इसके, तो हाँ उसमें था कि 2022 और 2023 था उसका असेसमेंट ईयर, तो अगर वो मतलब होता 2017 2018 तब नहीं कर सकते थे ना नहीं, पे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो मैक्सिमम तब तो आपको सर ये 24, कॉन्डोलेशन ऑफ डिले से हो सकता था। हाँ, केवल एक ही सर ऑप्शन, मतलब वो भी 99.9% चांसेस में वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं इसे, बिल्कुल ही एक्सट्रीम केस होता है तो ही एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट ही होता है। तो आप मान के चलो कि 2 साल का ही अगर है तो ही एक्सेप्ट करो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, आप उन्हें मना कर सकते हो। तो सर अंजलि आपका कुछ डाउट? सर असेसमेंट ईयर से 2 साल पीछे और फाइनेंशियल ईयर से भी 2 साल पीछे। हाँ, आप खुद कंपेयर करके देख लो ना, एक बार आप खुद से रफली कंपेयर करके देखना कि आप किस डेट पे खड़े हो, किस असेसमेंट ईयर का देख रहे हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। अल्टीमेटली हम करते तो रिटर्न फाइनेंशियल ईयर की है ना, बस इनकम टैक्स बोलने के लिए आपको असेसमेंट ईयर बोलता है। यस सर। हाँ प्रत्युष, सर सर तो फिर ये वो 19(2)(b) सेक्शन का फायदा क्या हुआ सर, जब 99.9% रिजेक्ट ही अगर होता है तो सर? भाई कुछ केसेस है ना जहाँ पे एक्सेप्ट हो जाते हैं, और ये मैंने आपको ये बताया कि जब आपका 2 ईयर, जैसे मान लो आपको, आप लापरवाही की वजह से आप नहीं गए, जैसे जो हमारा इससे पहले वाला केस था, आपकी कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी या कुछ ऐसा कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं था, फिर भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। अब आप रिटर्न फाइल क्यों करना चाह रहे हो? क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको वीजा लग रहा है, आपका कहीं का वीजा आप अप्लाई किया आपने, वहां पे रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न देनी है 3 साल की, तो हो सकता है इस रीजन की वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, टैक्स पे करने में भी तैयार हो, पेनल्टी के लिए भी तैयार हो, तो उस केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको सामने वाला पर्सन जो एओ है आपका वो अलाउ ना करे। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आप एक नॉर्मल रेगुलर रिटर्न फाइलर होते, आप हमेशा चीजों को टाइमली फाइल कर रहे होते या बिलेटेड भी फाइल कर रहे होते, तो आपको एक्सेप्टेंस था, इवन आपको 2 साल तक का टाइम भी दिया गया। अगर आपको इतना ही अपनी रिटर्न की परवाह होती तो आप 2 साल के अंदर अंदर भर लेते अपडेटेड में। इस वजह से बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जो 119(2)(b) में जाते हैं, और उसकी फीस भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, लेट फीस भी लगती है, और चांसेस होते हैं कि रिजेक्ट ही होगा यहाँ पर, बहुत ही रेयर केस होगा कि जो एक्सेप्ट हो जाए। सर और अगर 2 साल मतलब 2 साल के अंदर में होगा तो उसमें लेट फी नहीं लगेगा? नहीं, लेट फीस तो सब में लगेगा। अपडेटेड के सारे रिटर्न्स में लेट फीस लगेंगे? हाँ हाँ हाँ, अपडेटेड रिटर्न हम देखेंगे तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि अपडेटेड में आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है। जैसे इसमें एक पॉइंट है कि ना आपको टैक्स पे और रिफंड, ये दोनों इसमें जीरो होना चाहिए। मतलब अगर कोई लाइबिलिटी आपकी बनती है तो आपको पे करके उसको यहाँ पे चालान शो कराना है, और अगर आपको कोई रिफंड बन रहा था तो वो हम रिफंड वैसे ही जीरो कर देंगे। इसका सबसे बड़ा घाटा ये है, नॉर्मल रिटर्न अगर आप 139(1) में करते हो, 139(4) में करते हो, 5 में करते हो, तो इनमें आप सब में पेबल और रिफंड दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, आप ले सकते हो टैक्स का, या तो पे करना पड़ेगा तो रिफंड करना पड़ेगा, दो में से कोई भी केस हो सकता है। बट अपडेटेड रिटर्न क्या बोलता है कि आपको इन दोनों को जीरो करके लाना पड़ेगा। अगर आपको 100 रुपए पे करने हैं तो पहले आप पे करो, तब रिटर्न भर पाओगे। रिफंड अगर आपका बन रहा है, मान लो 100 रुपए रिफंड बन रहा है, तो आपको वो रिफंड हम ऑटोमेटिकली जीरो कर देंगे। इसमें हेड आता है कि आपका पेबल और रिफंडेबल अमाउंट दोनों जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग बोलते हैं कि इनकेस अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है टीडीएस से रिलेटेड तो टाइमली असेसमेंट ईयर में आप फाइल कर दो, जिससे आपका इजीली रिफंड आ जाए। और अगर 2 साल के अंदर अंदर वाली रिटर्न अपडेटेड रिटर्न कर रहे हो तो आप रिफंड आपको नहीं आएगा, ठीक है। और लेट फीस का सेक्शन जो ऊपर पढ़ा है वो एज इट इज अप्लीकेबल है,
1000 और 5000 वाले। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। चलो, नहीं कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, ये 5 ऑप्शन है जो आपको दिखेंगे। 92 CD ही दिखेगा आपको, जिसको हम लोग मॉडिफाइड रिटर्न बोलते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है ये। जब हम ये रिटर्न भरने जाएंगे, रिटर्न भरने में आपको ये 5 पॉइंट्स दिखते हैं। जब हम जिस पेज पे थे मैं स्टार्ट वहीं से करता हूँ, उस पेज पे ही आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। अभी किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो? हम ऑलरेडी काफी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। आ रहा हो तो पूछ लेना भाई। सर वो जो पीछे वाला केस बता रहे थे आप, तो 10 लाख उसकी सैलरी है, हम्म। तो उस केस में भी उसको जो टीडीएस उससे कटा था उसको रिफंड नहीं मिलेगा? हाँ, अगर वो अपडेटेड रिटर्न के थ्रू जाता है तो रिफंड तो नहीं मिलेगा, एलिजिबल ही नहीं है वो। ठीक है। स्क्रीन विजुअल है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। जब आप ऑलरेडी कोई रिटर्न, किसी रिटर्न पे प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो उसका डेटा जो है वो ड्राफ्ट में चला जाता है। हमने लास्ट जितना स्टार्ट किया था उस हिसाब से वो रिटर्न ड्राफ्ट में सेव हो चुकी थी। ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ही थे हम। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मुझे एक पॉइंट आपको दिखाना है। यहाँ से हम आ गए थे आगे, यहीं से पॉइंट डिस्कस स्टार्ट हो गया था ना हमारा 139(1). यस सर, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बता दिए थे सर उसमें। हाँ, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद आपका फिर आता है सेक्शन, जो जिसके अंदर में फाइलिंग होगी। तो वो सेक्शन होगा कौन सा? ठीक है। अभी हमारा ऑलरेडी ऑन और बिफोर ड्यू डेट जा रहा है, तो 139(1) ही होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 139(4) का, 139(5) का, 192(B) का। कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे मुझे 139(8)(A) यहाँ पे मुझे 139(8)(A और एक सेक्शन मैंने लिखा था 92(CD), ये दोनों सेक्शन मुझे यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? कोई मुझे बता सकता है? 90(CD) को तो छोड़ भी सकते हो, 139(8)(A) क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मुझे कोई बता सकता है? सर अपडेटेड रिटर्न के लिए है ना वो, इसीलिए। सर वो सर पहले से पहले भरा का जा चुका रिटर्न है सर इसमें। आपका वो दो फाइल साल होगा। पहले का रिटर्न जो भरेगा उसके थ्रू पहले भरेगा। का रिटर्न फाइल होगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है केस। यहाँ पे वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो आप जिस असेसमेंट ईयर के रिटर्न आप फाइल कर रहे हो ना, 2024-25, 2024-25 की अभी ड्यू डेट बची है, 31 दिसंबर तक का टाइम है आपके पास। ये असेसमेंट ईयर है ना, यस असेसमेंट सर। ईयर इसकी 31 दिसंबर अभी पास ऑन नहीं हुआ है, इस वजह से वो ऑप्शन अभी इस यूटिलिटी में आपको नहीं दिख रहा है। आप इससे पीछे साल की कोई भी असेसमेंट ईयर की यूटिलिटी डाउनलोड करके देखना, वहां पे आपको दो ऑप्शन जरूर दिखेंगे। 139(8)(A)
आपको एक्सेल वाली यूटिलिटी में दिख जाएगा, क्योंकि उसकी जैसॉन यूटिलिटी नहीं बनती है, वैसे यूटिलिटी में दिखेगा। 92CD आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेट पास ऑन नहीं हुई है, इस वजह से आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा। इवन आप अगर ऑनलाइन में भी चेक करोगे तो ऑनलाइन में भी आपको वो ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी टाइमली रिटर्न चल रहा है। क्लियर है? यस सर। जब तक सर ड्यू डेट है हमारे पास, तब तक तो हम ड्यू डेट के हिसाब से भरेंगे, चाहे 139(1) में भरे, 4 में भरे या 5 में भरे। ये नीचे केवल नोटिस से रिलेटेड है। इन केस अगर आपको कोई नोटिस आता है, मैंने आपको बताया था 142 का आपको नोटिस आ सकता है कि आपको आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। 139 एक सेक्शन होता है जिसमें हम डिफेक्टिव रिटर्न्स पढ़ते हैं। एक बार आपकी रिटर्न्स कंप्लीट हो जाएगी तो हम ये पोर्शंस को भी चेक करेंगे एक बार। 148 में आपका असेसमेंट वगैरह होती है। 153 में कोई भी आपकी असेसमेंट के बाद अगर दोबारा से रीअसेसमेंट होती है, उसके केसेस कवर होते हैं। असेसमेंट वाले पोर्शन भी हम थोड़ा थोड़ा उसमें टच करेंगे, बिकॉज सारा असेसमेंट आपके सिलेबस में है नहीं। बट एटलीस्ट रिटर्न जब सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट अगर आपका हो रहा है तो क्या, कैसे आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और किस किस केसेस में आपका असेसमेंट हो सकता है। अभी हमें नॉर्मल फाइलिंग कर रहे हैं तो हम एक 139(1) के हिसाब से ही जाएंगे, विद इन ड्यू डेट है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिसीव। 115 BAC एक आपका सेक्शन है जिसके थ्रू न्यू रिजीम इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अभी भी न्यू रिजीम इसी के अंडर में सेक्शन में चल रहा है। उसमें क्या है, पहले जिस टाइम पे न्यू रिजीम इंट्रोड्यूस हुआ था 2 साल पहले, उन्होंने क्या किया था, पहले ओल्ड रिजीम को जो था ना, आपका ओल्ड रिजीम बाय डिफॉल्ट था। मतलब जो आप ओल्ड रिजीम देखते हो, ओल्ड रिजीम हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, ये ओल्ड रिजीम के सारे सेक्शन ऑटोमेटिकली आपके असेसमेंट ईयर के लिए बाय डिफॉल्ट थे, ठीक। कोई भी रिटर्न भर रहा है वो ओल्ड रिजीम में ही भरेगा। जब इन्होंने न्यू रिजीम इंट्रोड्यूस किया तो ओल्ड से न्यू रिजीम में जाने के लिए इन्होंने फॉर्म निकाला। इन्होंने बोला कि जिस पर्सन को ओल्ड रिजीम में, जैसे इसमें बेनिफिट है, ओल्ड रिजीम में टैक्स रेट जो है वो थोड़ा ज्यादा है, बेनिफिट्स भी उसी हिसाब से ज्यादा है। न्यू रिजीम में टैक्स रेट थोड़ा सा कम है। अभी आप ये एक बेनिफिट मान के चलो। इसके हिसाब से इन्होंने ऑप्शन दिया, जब 2 साल पहले जब सब कुछ अनाउंस हुआ था उस टाइम पे इन्होंने ऑप्शन दिया उस साल से ही कि असेसमेंट ईयर जो भी ये असेसमेंट ईयर चल रहा है, उस असेसमेंट ईयर से आपको न्यू रिजीम में अगर जाना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 10IE। आपको फॉर्म 10IE भरना पड़ेगा अगर आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं खुद की मर्जी से। अभी किसी को न्यू रिजीम में शिफ्ट नहीं किया गया था, ये स्टार्टिंग की बात है। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अब इस असेसमेंट ईयर से, असेसमेंट ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 24-25 से इन्होंने क्या किया कि न्यू रिजीम को ही डिफॉल्ट कर दिया। मतलब अगर आपको अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो नॉर्मली वो वहां पे असेसमेंट ईयर में न्यू रिजीम ही सिलेक्टेड होकर के आएगा। अगर आपको न्यू रिजीम में कंटिन्यू करना है तो आप सेम कंटिन्यू करिए। अगर आपको न्यू रिजीम में कंटिन्यू नहीं करना, आपको ओल्ड में जाना है, सेम फॉर्म जो मुझे पहले ओल्ड से न्यू में जाने के लिए भरना पड़ता था, अब मुझे न्यू से ओल्ड में जाने के लिए भरना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? मतलब सिंपल सी बात है, जब एक रिजीम मेरी ऑलरेडी चल रही थी, दूसरी रिजीम को जब इंट्रोड्यूस किया गया, कोई भी बेनिफिट था, सो एंड सो बेनिफिट्स, हम वो सारे बाद में देख लेंगे। अभी आपको बस प्रोसेस में सिखा रहा हूँ कि प्रोसेस एटलीस्ट पता होना चाहिए। ओल्ड रिजीम से अगर मुझे न्यू में जाना था तो सर मुझे फॉर्म 10IE भरना पड़ता पहले, अगर मुझे ऑप्ट करना है। अदरवाइज आप ओल्ड में ही कंटिन्यू करो, सेम रिटर्न फाइल करो तो काम खत्म हो गया। बट अब से क्या किया, इस असेसमेंट ईयर से, असेसमेंट ईयर 24-25 जिसकी रिटर्न ऑलरेडी अभी जा रही है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, न्यू रिजीम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट है। इसलिए जो वहां पे जो लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं भी आपको लैंग्वेज फिर से रीड कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट कहना क्या चाहते हैं। न्यू रिजीम से अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको फॉर्म 10IE भरना पड़ेगा। अगर आप पहले न्यू रिजीम में थे, अब आपको ओल्ड में जाना है तो ऑटोमेटिकली 10IE भरना पड़ेगा।
इससे पहले अगर आप ओल्ड में कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, आपको इस साल भी ओल्ड में ही कंटिन्यू करना है, तो आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, 10i ही एज इट इज आपको चल जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखें। Do you wish to exercise the option under section 115 BAC? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Exercise the option under section 115 BAC of opting out of new tax regime। मतलब आपको ऑप्ट आउट करना है। ऑप्ट इन का मतलब होता है किसी ऑप्शन को चूज करना, ऑप्ट आउट का मतलब होता है उस ऑप्शन को छोड़ देना। तो क्या आप अभी भी एक्सरसाइज करना चाहते हो, मतलब आप क्या ओल्ड रिजीम में ही रहना चाहते हो? द आंसर इज यस, अभी हमें ओल्ड रिजीम में ही रहना है, तो हम इसको यस करके चलेंगे। पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का इनका तरीका अलग था। पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछते थे कि क्या आपको न्यू रिजीम में ऑप्ट इन करना है, क्या आपको न्यू रिजीम में पहले ये पूछते थे, तो हमें वहां पे ऑप्शन यस करना पड़ता था। बट अभी अगर आप देखोगे तो इनके पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया। अब वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको न्यू रिजीम से बाहर रहना है? आंसर इज यस, स्टिल सेम, क्योंकि हमें ओल्ड रिजीम ही भरना है। ठीक है, बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रिफिल्ड आएंगे, जो भी आपने अपने प्रोफाइल में अपडेट किया है। आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो या किसी की भी फाइल कर रहे हो, उनका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। सभी को पता है प्री वैलिडेटेड का मतलब? नो सर। नहीं, वेरिफिकेशन हो जाता है सर कि हाँ ये अकाउंट मतलब चालू है, वैलिड होना चाहिए। वैलिड अकाउंट है। वैलिड अकाउंट, ठीक है। वैलिड अकाउंट स्टैंड्स फॉर लीगल। लीगल। चलना चालू होना चाहिए सर, मतलब उसमें जो उसका यूज में है ट्रांजेक्शन सर, होते रहो। जो अभी यूज में है सर। नहीं, अकाउंट अगर यूज में ना हो तो मैसेज ज्वाइन होना चाहिए सर। भाई अगर अकाउंट यूज में भी है फिर भी ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां वो प्री वैलिडेटेड ना हो। केवाईसी हो रही केवाईसी होनी चाहिए। सर किसका आंसर? मोबाइल में से ज्वाइन होना चाहिए सर अकाउंट नंबर। किसका आंसर था केवाईसी का? सत्यम। सत्यम। केवाईसी होनी चाहिए। केवाईसी का मतलब भाई नो योर कस्टमर। अपडेट होता है सर। सभी लोग प्रियांशु के लिए ताली बजाएंगे। हाँ भाई देखो, बैंक अकाउंट सत्यम सही है। सभी लोग भाई एक एक साथ इवन मैसेज भी करेंगे ग्रुप में प्रियांशु के लिए ताली बजाने के लिए। नो, केवाईसी का फुल फॉर्म किसी को नहीं पता था, आज से नोट कर लेना, प्रियांशु ने बताया। ठीक, बैंक अकाउंट का मतलब देखो, बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना है मुझे। ठीक है, मैंने आपको बोला कि जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे आपको मेक श्योर करना है कि जिस पर्सन की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उनका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। प्री वैलिडेटेड स्टैंड्स फॉर आपकी केवाईसी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक, जो वर्ड यूज किया प्रियांशु ने बिल्कुल सही बोला है कि सर नो योर कस्टमर का एक फॉर्म जो आपका होगा उसको मैं डिटेल में ऐड कर देता हूँ। नो योर कस्टमर का सर आपका केवाईसी का एक फॉर्म होगा, उस केवाईसी के फॉर्म में चीजें होंगी। आपका पैन नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी मेल आईडी क्या है, आधार इंफॉर्मेशन। आधार और आधार। ये 4-5 डिटेल है जो एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये 4 चीजें कंफर्म है, ठीक, मतलब मेरा मोबाइल नंबर भी कंफर्म है, मेल आईडी भी कंफर्म है, सर आधार भी अपडेटेड है और पैन नंबर भी मेरे बैंक अकाउंट में अपडेटेड है, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि ये अकाउंट मेरे यहाँ पे प्री वैलिडेट ना हो, नॉट प्री वैलिडेटेड आ जाए। उसका रीजन क्या हो सकता है? उसका रीजन ये हो सकता है कि सर यहाँ जो मोबाइल नंबर है और जो मेरे इनकम टैक्स पोर्टल पे मोबाइल नंबर है वो दोनों डिफरेंट है। यहाँ जो मैंने बैंक में मेल आईडी डाली हुई है और जो इनकम टैक्स पोर्टल पे मेल आईडी रजिस्टर करते समय डाली है वो दोनों डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां आपको ये देखना है कि सर प्री वैलिडेशन का मतलब क्या होगा। प्री वैलिडेशन का सिंपल मतलब है ये चारों चीजें जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है, ये चारों चीजें जो पैन, मोबाइल, मेल आईडी और आधार, ये चारों सेम होना चाहिए फॉर बोथ एज पर
इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स एक्ट का यहाँ पे मेरा मतलब इनकम टैक्स की प्रोफाइल से, जो आपने इनकम टैक्स पे प्रोफाइल क्रिएट की है ना, वहां से इनकम टैक्स एंड बैंक अकाउंट, इनमें से कोई भी चीजें अगर फेल होती है तो मेनली ये 3 रीजंस देखते हैं वो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेनली आपको पैन, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, अगर ये तीनों में कोई भी मिसमैच है वो आपको वैलिडेशन एरर दे देगा। वो आपको बोलेगा कि यहाँ पे ये चीजें लिंक, मान लो मेरा पैन नंबर ही लिंक नहीं है, मेरा पैन नंबर ही मेरे बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, बट जैसे प्रत्युष ने बोला था सर बैंक अकाउंट यूज में होना चाहिए, बैंक अकाउंट तो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पैन से आपको लिमिटेशन केवल ट्रांजेक्शन पे आती है। हो सकता है मैं 1000, 2000, 5000, 10,000 के ट्रांजेक्शन तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, वहां पे पैन की कोई नीड ही नहीं होती, अप टू 50,000 तक पैन की कोई नीड नहीं होती। तो ऐसा तो है कि मैं बैंक अकाउंट यूज कर रहा हूँ, बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड कब होगा? ये 4 चीजें सर, ये चारों चीजें मेरी केवाईसी के थ्रू अपडेटेड होनी चाहिए, और वही सेम डेटा मैं यूज करके अपनी इनकम टैक्स की प्रोफाइल क्रिएट करूँ। फिर जब वहां पे बैंक अकाउंट ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो प्री वैलिडेट हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट हमें डालनी पड़ती है प्रोफाइल से, वो प्री वैलिडेशन में चला जाता है। ठीक है, यस सर। अगर आपको, या तो आप सभी को मे भी शायद कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या क्या इशू है, डाउट नहीं आ रहे, बस क्योंकि आपको सामने से डाउट आना चाहिए सर ये प्री वैलिडेशन करना जरूरी क्यों है। किसी का डाउट नहीं आ रहा? क्योंकि सर जब तक दोनों मैच सर नहीं अपडेट होगा तब करने के तक। लिए क्या होता है सर? फंड अगर उसी खाते में सर ना सर हो। अकाउंट सर बहुत दिन सर नहीं गया सर अकाउंट में सर, ने ट्रांजेक्शन किया सर, इसीलिए केवाईसी वगैरह किया जाता है सर। नहीं, केवाईसी कर लिया, केवाईसी करवा लिया, अकाउंट अपडेट करा लिया। सर प्री सर वैलिडेट इसलिए सर जरूरी है कि अगर वो टैक्स पेमेंट करेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने अकाउंट से ना पेमेंट करके किसी और के अकाउंट से पेमेंट कर दे और वो वो अलाउड है, अपना पैसा बचा ले। अलाउड है, वो अलाउड है। टैक्स पेमेंट आप किसी और के अकाउंट से भी कर सकते हो, अलाउड है। सर जो हमको रिफंड, मान लिया जाए अगर हमको रिफंड मिलेगा तो मेरे अकाउंट में ही आएगा। एग्जैक्टली, मेन पॉइंट ये है कि सर जो रिफंड का अमाउंट है वो जब तक ये इंफॉर्मेशन मुझसे मैच नहीं कर रही होगी, तो हो सकता है जैसे हो सकता है कि जिस टैक्स रिटर्न जो आप सामने वाला बंदा जो रिटर्न कर रहा है, मान लीजिए कोई भी आपके रिटर्न कर रहा है, उसने अपना कोई अकाउंट नंबर डाल दिया, तो विदाउट प्री वैलिडेशन वो आपको अकाउंट रिफंड देगा ही नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिटर्न विद रिफंड जो है वो विद होल्ड कर लेगा। प्री वैलिडेशन पहले हमें करना क्या जरूरी है? सबसे मेन रीजन उसका है सर आपका रिफंड नहीं आएगा आपके अकाउंट, रिफंड इशू ही नहीं होगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। आगे बढ़े, या लेट हो गया सर? रहने दो, अब बंद कर दो। लग तो ऐसा ही रहा है भाई, 1 घंटे होते ही सबकी हालत खराब हो जाती है, सब चुपचाप शांति से सर बैठे हैं। इसमें सर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है ना सर, जो फर्स्ट वाला कंफर्म किए हैं? हाँ भाई, केवल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फाइलिंग सेक्शन आ जाएगा। आपका डेट क्या, नेम पैन पे क्या है, पैन नंबर क्या है, ये सब चीजें आती है, और बैंक अकाउंट, फाइलिंग सेक्शन और बैंक अकाउंट। तो उसमें बेसिक सैलरी भी ना कुछ होता है सर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में? हाँ हाँ, बेसिक ही बताया ना, जैसे कि नॉर्मली आपका जो बेसिक पैन हो गया, आधार नंबर, एड्रेस हो गया, एक मोबाइल नंबर, फिर आपका उसी से रिलेटेड बैंक अकाउंट और फाइलिंग सेक्शन, ये 3 चीजें ही आती है बस उसमें। ठीक है, क्या मैं, मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, क्या मैं कंटिन्यू करूँ या क्लास को स्टॉप कर दूँ? सर मुझे वोटिंग कर सर लीजिए सर। कंटिन्यू। कंटिन्यू सर, ये तो 1 घंटा भी नहीं हुआ। हाँ, प्रत्युष या कोई बोल रहा था कुछ? वोटिंग कर लीजिए सर। वोटिंग कर लो? अच्छा, मतलब ना के फेवर में, ठीक है भाई। एक बार सभी लोग वेबकैम ऑन कर लो, फिर वोटिंग कर लो। सत्यम का आंसर आ चुका, कंटिन्यू कर लो भाई, चैट बॉक्स में बता दो सब लोग। कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है। एम एस से कौन है भाई? नेम बताना हमने जरा। नो, सर मैनेजर। मिल जाएगा सर। फुल से कंटिन्यू, ठीक है। चलो कंटिन्यू, अभी तक तो मेजोरिटी कंटिन्यू में ही है।
देखो कंटिन्यू करोगे तो आई सर ये थिंक मेरे सर हाफ एन आवर और सर लगेगा। ये 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, 2 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। हाफ एन आवर और लगेगा। 5:30 तक स्ट्रेच कर लेंगे। 30 मिनट्स तो 45 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ और इसको खत्म कर लेंगे आज। ओके सर प्रसाई में फिर सर थोड़ा सा सर ऑन करके दिखाए तो सर। फिर से दिखा दूंगा भाई, मैंने फिर से दिखा दूंगा। 2 मिनट का यस ब्रेक सर। दूंगा, बस 2 मिनट का, अगर चाहिए किसी को तो। सर ब्रेक नहीं चाहिए सर। ब्रेक नहीं चाहिए, ठीक है भाई, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बैठा, मैं कहीं जा ही नहीं रहा हूँ। सर हमको ब्रेक चाहिए 2 मिनट का सर। दो ले मिनट लो के भाई। बाद ही सर 2 मिनट के बाद ही सर स्टार्ट कीजिएगा। 2 मिनट के बाद तुरंत भाई 4:39 हो रहा है मेरी घड़ी में, 4:41 साफ में स्टार्ट कर लूंगा। ओके ओके। 2 मिनट के लिए वेबकैम ऑफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। 5:30 तक स्ट्रेच करेंगे। मंजे रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, अगर लीव कर। अनम्यूट, अनम्यूट भाई, पहले अनम्यूट। ऐसा नहीं है सर। नहीं, अगर निकलना है तो कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेना। निकलना नहीं है सर, इसलिए ठीक है। मोनू, पर्सनल इंफॉर्मेशन। यस सर देख रहा हूँ। प्रोफाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताया। फिर फाइलिंग सेक्शन हमें बताना पड़ेगा, कौन से फाइलिंग सेक्शन के अंडर हम फाइल कर रहे हैं। 1 है, 5 है, 4 है। हेलो सर। उसके बाद बैंक अकाउंट। बस ये 4 पॉइंट्स ही आते हैं आपके ITR 1 में, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है। यस सर। यस। कोई मैसेज कर रहा है सर, क्लास वर्क की जरूरी। 41 हो गया सर। वो स्टार्ट मैसेज कर रहा है, क्लास ओवर कीजिए। सर 42 हो गया।
5 मिनट से ऊपर का ब्रेक हो गया भाई, करें यस सर, स्टार्ट? यस सर। यस सर। आई थिंक जिसको जाना था वो चला भी गया, केवल 16 लोग भी बचे। ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन के बाद, जनरल बोलो आप चाहे पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोलो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद फिर आपका आता है इनकम फ्रॉम सैलरी का टैब, क्योंकि आईटीआर इनकम का टैब, सॉरी, ग्रॉस टोटल इनकम का टैब आता है। ग्रॉस टोटल इनकम में फिर आप जैसे ही ओपन करते हो तो अंदर आपकी सारे हेड्स आ जाते हैं। ठीक, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक। उसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो और कौन सा हेड आपको दिखेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्स। इसमें अगर आप देखोगे तो जैसा हमने सीखा है सर, इसमें कैपिटल गेन नहीं आएगा, ना ही पीजीबीपी आएगा। ठीक, ग्रॉस टोटल इनकम के ही 5 हेड्स होते हैं। आप देख पाओगे कि इसमें वो दोनों हेड्स आ ही नहीं रहे हैं, केवल 3 हेड से ही बन करके हमारा ग्रॉस टोटल इनकम बन जाता है। और लास्ट में एक आपका ये एग्जेम्प्ट इनकम आता है। एग्जेम्प्ट इनकम में कोई बता सकता है क्या आएगा? एग्रीकल्चर इनकम 100% सैलरी के प्रति जो छूट मिला होता है। एग्रीकल्चर लाइसेंस वगैरह ये सब होता है। ये सर एग्रीकल्चर इनकम है 5 6। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी अप टू 5000 तक है तो वो इसमें कवर हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट इनकम में आता है। ठीक, अगर आप देखोगे जितना हमने हेड्स कवर किया, बस नॉर्मली इसमें 3 हेड्स ही आते हैं सर, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता आपका। एक एग्जेम्प्ट इनकम का पोर्शन आता है जो कि 5000 तक की सैलरी के लिए। अब हमें मेन हमारा जो इसमें कवर करने के लिए वो सैलरी का ही पोर्शन कवर करना है। एडिट करना है आपको। एडिट करने के बाद अगर आपको याद हो तो बेसिक में हमने एक चीज सीखी थी कि एक आपका सैलरी का सेक्शन होता है, सेक्शन 15 to 17। यस सर। इसमें जो ये बताता है कि एक्चुअल में सैलरी होगी क्या, टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी और टोटल सैलरी का अमाउंट क्या होगा। वो 15 से 17 के बीच के सेक्शंस आपको बताते थे। हम स्टार्टिंग से, जिसमें सेक्शन 15 जो हम बोलते थे, जिसे हम बोलते थे चार्जिंग सेक्शन, कि चार्जिंग सेक्शन है ये सैलरी का। उसके बाद 16 में हम कुछ अभी डिडक्शंस हैं वो देखेंगे। डिडक्शन। हाँ, 16 में कुछ बेनिफिट्स डिडक्शंस देखेंगे हम, और 17 में हमारी मेन डेफिनेशन। इनकम आती है। ठीक है, 17(1), 17(2) और 17(3). अभी आपको सैलरी देखना है एज पर 17(1), और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एआईएस का कॉलम आ रहा है। एआईएस क्यों उठा रहा है? ये ऑटोमेटिकली जो आपका कहीं भी डेटा पंच होगा, चाहे वो फॉर्म 16 के थ्रू ही हुआ हो, फॉर्म 16 अपलोड हुआ होगा तभी तो एआईएस में रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर्म 16 अगर अपलोड हुआ होगा तभी एआईएस में रिफ्लेक्ट करेगा। यस और यस नो? सर, यस यस सर। तो वो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स अभी नहीं आ रही है। मैंने इवन आपको ये भी बताया था कि एआईएस जो होता है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन करेक्ट करनी है कि 3 एक्चुअल में इतनी ही इनकम है या इससे ज्यादा है। मैं आपको इनका 26 ईयर्स दिखा दूँ। फॉर्म 16 अभी हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है, तो हम बाकी का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पेज विजिबल है अभी आपको? यस सर।
आप देख पा रहे होगे कि ऑलरेडी यहाँ पे सर ये फॉर्म 16 है, सेम सॉरी ये 26 AS है सर। 26 AS पे अगर आप देखोगे तो अमाउंट 10 आ रहा है, 10 नंबर जिसका जहां से आया पेमेंट, और टोटल पेमेंट यहाँ पे आ रही है 9,08,000। टीडीएस भी टोटल जो डिडक्ट हुआ है वो 36,477 रुपए। अब आप ये बोलोगे कि सर एआईएस में फिर इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है? आपने एआईएस की यहाँ पे जो टोटल इनकम उठा रहा है वो एआईएस के बेसिस पे उठा रहा है, तो आपका जो यहाँ पे सैलरी उठा रही है 3,67,955 की, वो इतनी कम क्यों उठा रही है? ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? उसका मेन रीजन ये है कि टीडीएस की जो लास्ट क्वार्टर की रिटर्न की डेट होती है वो 31 ऑफ मई होती है। 31 ऑफ मई तक ये लोग रिटर्न अपलोड करते हैं, और एआईएस जो आपका जनरेट होना शुरू होता है वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है लास्ट ईयर के लिए। तो 1 अप्रैल तक जितना डेटा था उसने ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया है 367,955। 15 जून को एआईएस फिर से अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि 31 मई तक की सारी रिटर्न 31 मई तक हो गई होगी, मतलब जो लास्ट क्वार्टर की रिटर्न है वो 31 मई तक कंप्लीट हो गई होगी। 15 जून यानी 15 दिन का वो बफर टाइम देते हैं आपको कि जिससे डेटा फिर से अपडेट होगा। 15 जून के बाद अगर हम इनका फिर से एआईएस या टीआईएस डाउनलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम इनकम दिखाएगा जो एज इट इज 26 AS में है हमारे पास। समझ में आ रही बात? हमारे पास डेटा में डिफरेंस इसलिए आ रहा है, रीजन भी सर अभी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई है एआईएस पे, बट हमारे पास 26 AS है जो हमें एग्जैक्ट बता रहा है कि इतना अमाउंट पे हुआ है और इतने अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है। हम उसे अभी एक्यूरेट मान सकते हैं। ठीक है सर तो अभी हम इसमें फाइलिंग करके बाद में उसके बाद रिवाइज कर सकते हैं ना जब डेटा हो जाता है? हाँ वैसे कर सकते हैं, या फिर आप बेटर ये रहता है कि आप 15 जून तक वेट कर लो जिससे इन्फॉर्मेशन आपके एआईएस टीआईएस में भी अपडेट हो जाए, उसके बाद ही आप फाइलिंग करो। ज्यादातर अभी हम इनके फॉर्म 16 का भी वेट कर रहे हैं, तो फॉर्म 16 भी एक बार आ जाता है तो उसके बेस पे भी हम चीजें कर लेंगे। फॉर्म 16 भी अभी रिसीव नहीं हुआ है तो हम बस 26 AS से एक रिव्यू ले रहे हैं कि इतनी इतनी इनकम होनी चाहिए। आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें इनकम आ रही थी 908,033। आपको यहाँ पे एडिट करने देगा, कोई इशू नहीं है, आप सेम इनकम को चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास अभी जो 26 AS की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम इनकम को, सैलरी को यही मान रहे हैं। बाद में अपडेट होकर के एआईएस टीआईएस में अपडेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो आपके ये अमाउंट होते हैं ना, एक होता है आपका परक्विजिट, एक होता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। कोई बता सकता है मुझे परक्विजिट का मतलब या फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब? किसी को कोई आइडिया? प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सर सैलरी का परक्विजिट मतलब है उसे सर एट द बोलते हैं टाइम। वन कि बाय वन। अगर हमारे सर परक्विजिट उसे बोलते हैं जो कैश के अलावा अगर कोई बेनिफिट हमें मिलता है एम्प्लॉय के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उसे हम परक्विजिट देते हैं। जैसे अगर कोई हाउस मिल गया या कार मिल गया, इस ठीक है, तरह का चीज अगर मिलता है तो उसे परक्विजिट करते हैं। ठीक है। और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी प्रियांशु बता रहे थे। प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब है सर एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन, मतलब जब एम्प्लॉयर का जब टर्मिनेशन होता है ना दूसरे जगह, तो सैलरी के अलावा भी जो प्रॉफिट होती, सैलरी के अलावा भी जो उसका रेस्ट कुछ बचा वगैरह होता है सैलरी के अलावा, तो उसको जो मिलता है तो उसी को प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी अच्छा, एट द ओके। टाइम ऑफ टर्मिनेशन। मतलब आप ये बोल रहे हो कि सर इन केस ऑफ टर्मिनेशन, अगर जब टर्मिनेट हो रहा होता है एम्प्लॉय, जब रिलेशन दोनों का खत्म हो रहा होता है, तो सैलरी के बजाय उन्हें हम प्रॉफिट का कुछ शेयर भी दे देते हैं, लाइक ये कहना चाह रहे हो आप? ये सर सैलरी के अलावा कुछ भी अगर होता है तो। ठीक है। और कोई जिससे थोड़ी बहुत नॉलेज हो इससे रिलेटेड? रजनीश पढ़ा होगा लॉ में। जी सर। सर इसमें है परक्यूरिट में है कि सर कैश के अलावा सर जो बेनिफिट मतलब जो सैलरी पर्सन को मिलता है सर वो, और इसमें सर प्रॉफिट और लाइन सर 117 है ना सर, उसमें सर बताया गया है कि सर जैसे कमीशन हो गया सर, जो सर मतलब जो रिटायरमेंट प्लान हो गया सर, वो सब बेनिफिट मिलता है सर इम्प्लॉय को, या ईपीएफ जो करता है सर, वो सब मतलब इसमें आ जाएगा। नहीं, ईपीएफ वगैरह तो नहीं आता ईपीएफ कटने का। मेन प्रॉफिट का जो मेन इन्होंने कमीशन। बताया ना, हाँ, प्रियांशु ने जो मतलब बताया वो ऑलमोस्ट सेम है। इसमें एक दो पॉइंट्स और एडिशनल होते हैं जो प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ आता है इन केस अगर
टर्मिनेशन से पहले भी अगर इन केस ऑफ डेथ के केस में भी ये चीजें इंक्लूड हो जाती है। अगर आपका टर्मिनेट, क्योंकि डेथ के केस में भी आपका ऑब्वियसली रिलेशन तो टर्मिनेट हो जाएगा, तो वो कहना भी सही है कि सर टर्मिनेशन जहाँ पे हो रहा है वहां पे हम प्रॉफिट का केस आ सकता है। एक्स सैलरी के अलावा, सैलरी के अलावा मुझे ये दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं। ये चीजें तो क्लियर है सर कि 17(1) में जो आएगा वो नॉर्मल सैलरी से रिलेटेड होगा, जैसे बेसिक, वो चीजों से क्या रिलेटेड होगा सर, वो होगा बेसिक, ठीक, डीए होगा, एचआरए होगा, ठीक है, ये हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है सर मुझे एलटीए मिल रहा हो, लीव ट्रेवल अलाउंस, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद मुझे लीव इनकैशमेंट मिल रहा हो, नीचे हमारे एग्जाम्प्ट अलाउंसेस भी आते हैं, हो सकता है मुझे लीव इनकैशमेंट मिल रहा हो या फिर कोई भी अदर बेनिफिट जो मेरे सैलरी में बोनस के साथ में पार्ट में आ रहा हो। तो सर 17(1) वाली सैलरी तो अलग हो गई, जो हमारी एग्जैक्ट सैलरी जो मुझे इन हैंड रिसीव हो रही है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट की अगर हम बात करेंगे तो सर वैल्यू ऑफ परक्विजिट हमें जो इन काइंड में चीजें मिल रही, जैसे अकोमोडेशन फैसिलिटी हो गया, कार की फैसिलिटी होगा, कार के साथ में ड्राइवर की फैसिलिटी हो गई, ये सारी चीजें वहां पे कवर हो जाती है। फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अगर हम बात करते हैं तो रिटायरमेंट से रिलेटेड, जो आपने, अगर आपने कोई रिटायरमेंट, सॉरी, टर्मिनेशन से रिलेटेड अगर टर्मिनेशन हुआ है तो सैलरी के अलावा अगर मुझे कोई और भी प्रॉफिट का हिस्सा दिया जा रहा है, वो पॉइंट यहाँ पे कवर हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट है सैलरी में आपका इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन्ड इन एन नोटिफाइड कंट्री 89 अंडर सेक्शन 89A। ये आपका, अगर आप आउटसाइड इंडिया कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान अगर मान लो आपने मेंटेन किया था, जैसे हम यहाँ पे पीएफ वगैरह, एनपीएस वगैरह के अकाउंट खुलवाते हैं, सेम अगर आप बाहर कंट्री में रहते थे वहां पे आपने कोई भी अकाउंट वगैरह ओपन करा रखा था रिटायरमेंट के लिए, अब आप परमानेंटली इंडिया शिफ्ट हो चुके हो, आप इंडिया में रह रहे हो, तो वहां के जो रिटायरमेंट का होगा वो तो मेच्योरिटी पे मिलेगा आपको अमाउंट। जब आपको अमाउंट वो मेच्योरिटी पे आ रहा है उस टाइम पे आप चाहो तो 89A एक सेक्शन है, उसके हिसाब से आपको कुछ रिलीफ भी मिल जाता है, और अमाउंट आप वहां पे इस सेक्शन में आप उसे दिखा सकते हो, इस हेड में, ठीक है। आगे बढ़े। कुछ आपके अलाउंसेस हैं जो एग्जाम्प्ट होते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, हो सकता है लीव ट्रेवल कमीशन या लीव ट्रेवल कंसेशन या फिर लीव ट्रेवल असिस्टेंस अगर आपको मिल रहा है तो, मतलब आपको ट्रैवलिंग के लिए कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी आपको असिस्टेंस दिया जा रहा है लीव ट्रेवल से रिलेटेड। उसके बाद आपको कोई रेमुनरेशन मिल रहा है किसी भी नेम से, जैसे हाई कमीशन हो गया, या फिर आपको एम्बेसी से कोई अगर नेम से मिल रहा हो, किसी भी नेम से जो ऐसा रेमुनरेशन है जो कि टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, उस टाइप ऑफ रेमुनरेशन अगर आपको मिल रहा है तो वो यहाँ पे कवर हो जाता है। इसके अलावा जो मेन मेन पोर्शन है मैं आपको वो कवर करा देता हूँ, जिसमें डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव एक होता है आपका। जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट के प्लान पढ़ते हो तो उसमें ना आपके ग्रेचुटी भी आता है और पेंशन आता है, ये दो रिटायरमेंट होते हैं मेन, ठीक। अगर आपको जिस टाइम पे डेथ से रिलेटेड, जब आपकी डेथ हुई है उससे रिलेटेड अगर आपको, सर क्लास ऑफ कीजिए ना सर। क्यों भाई, लीव कर जाओ आप, सर इजहार बोल रहे हैं। ठीक है। डेथ का जो आपका, डेथ का अगर आपको इन केस ऑफ डेथ आपको ग्रेचुटी का जो अमाउंट रिसीव होता है वो यहाँ पे आप एग्जाम करा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो पोर्शन होता है ना टैक्स इनकम वाले पोर्शन में से ही वो चला जाता है, उस पर टैक्स एक बार लग चुका होता है, इस वजह से दोबारा टैक्स उस पर नहीं लगता है। एक मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये ग्रेचुटी का अमाउंट है, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। देखो, एक तो हो गया आपका सैलरी सर 17(1) वाली, ये तो इसमें जितने भी अमाउंट आ रहे हैं वो यहाँ पे हम डाल देंगे सर। फिर आपका 17(2) और 17(3) आपको चेक कर लेना है।
परक्विजिट और उससे रिलेटेड कोई अमाउंट है सर, वो हमने डाल दिया। उसके अलावा फिर हमने एक पढ़ा था 89A। सर 89A में अगर आपका कोई बाहर के अकाउंट का कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अमाउंट है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद से जो आपके स्टार्ट होते हैं सेक्शन, उसको हम बोलते हैं एग्जाम सेक्शंस, जो सेक्शन 10 में आएंगे। सेक्शन 10 में जैसे सेक्शन 10(5). 10(5) जो होता है वो आपका LTA यानी लीव ट्रेवल असिस्टेंस से रिलेटेड, एम्प्लॉयर से अगर कुछ आपको मिलता है। उसके बाद आपको एक मेन सेक्शन आता है 10(10). 10(10) में क्या है, आपको ग्रेचुटी, एक आपका ना ग्रेचुटी और पेंशन, ये दोनों आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब ये, क्योंकि आपके इनकम पोर्शन से ही निकल के जा रहे हैं, आप इसका बेनिफिट भी लेते हो कि इनकम पोर्शन से ही मेरे डिडक्ट हो गया और पे कर दिया मैंने। तो जब आप अगर इन्हें मैच्योरिटी पे निकालते हो ना, तो ये टोटली टैक्स फ्री होते हैं, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आप इन्हें सर मैच्योरिटी। सर फिर तो सर सीनियर सिटीजन वाले में हो गए सर, इस पर तो ITR फाइल नहीं करेगा सर ये पेंशन। मतलब सर ये पेंशन वगैरह जो बता रहे हैं सर, तो सीनियर सिटीजन वाले में हो गए सर, ये तो ITR फाइल नहीं करेंगे। नहीं, क्यों नहीं कर, मतलब समझा नहीं भाई मैं, उसका इससे क्यों नहीं। मैं अभी आपको एग्जाम के सेक्शन दिखा रहा हूँ। एग्जाम के सेक्शंस होते हैं, अगर आपको कोई अमाउंट मान लीजिए LTA से रिलेटेड रिसीव हुआ हो, ग्रेचुटी से रिलेटेड रिसीव हुआ हो, या पेंशन से रिलेटेड रिसीव हुआ हो, वो अमाउंट आपके कुछ पोर्शन उसका सेक्शन 10 में एग्जाम्प्ट होता है। अगर आप देख पा रहे हो, ये यूटिलिटी का पेज विजिबल है। यस सर। हाँ, मैं आपको दिखा रहा, ये देखो आप 10(10) का जो है ये लेस करते हो आप। ऊपर हमने टोटल सैलरी काउंट की, ठीक, 9 लाख की पूरी सैलरी मेरी काउंट हो गई। 9 लाख की सैलरी काउंट होने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से एग्जाम्प्ट वाले सेक्शन स्टार्ट होते हैं। 10 में आपको एग्जाम्पशन दी गई है, एग्जाम्प्ट अलाउंस। ये अलाउंसेस में आपका, पहले मैंने आपको बताया 10(5) का लीव ट्रेवल अलाउंसेस, उसके बाद मेन आपको जो आता है वो 10(10) में आएगा, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीट। अगर आपको रिटायरमेंट पे या आपके डेथ हो जाने पे अगर ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो वो फुल्ली टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। बट सेम ही आपका पेंशन का है, अगर वो आपको रिटायरमेंट पे मिल रही है पूरी फुल पेंशन, तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इन केस अगर आपने इन दोनों में से कोई अमाउंट, जैसे आप ग्रेचुटी के लिए या पेंशन के लिए, फॉर एग्जाम्पल मेरी 10 लाख की सैलरी है, ज्यादा होगा 10 लाख से, मेरी 10 लाख की सैलरी है, ठीक। मैं क्या करता हूँ, मैं हर महीने 10,000 रुपये ग्रेचुटी और 10,000 रुपये पेंशन में डालता हूँ हर महीने। या फिर आप साल में अभी एज्यूम कर लो, मैं पूरे साल में इतना इतना अमाउंट डालता हूँ, 10,000 रुपये, 1-1 लाख रुपए मैं डालता हूँ, 2 लाख रुपए मैं दोनों में डिपॉजिट करता हूँ। अब क्या है, इनका प्रोविजन क्या करता है ग्रेचुटी और पेंशन का, वो ये बोलता है कि इन केस अगर आप इसे मेच्योरिटी पे लोगे, मेच्योरिटी कब, जब तक का प्लान है आपका रिटायरमेंट पे, रिटायरमेंट पे अगर आप मेच्योरिटी पे लोगे या फिर आपकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाने के बाद जिस पर्सन के लिए अगर हमने ग्रेचुइटी या फिर रिटायरमेंट का प्लान बना रखा है, अगर वो पर्सन ही नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली अमाउंट मैच्योर हो गया। यस और नो? यस यस। भाई सबको समझ में आ रहा है या फिर हमारा पेस अलग हो रहा है, मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हो? आ रहा है सर। नो सर, आ रहा है। चेहरे देख, ऐसा नहीं है कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम क्लास बंद भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो क्लास बंद भी कर देंगे, समझ में आना चाहिए क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू करूँ? यस सर। यस सर, यस सर। मैं आपसे सिंपल ये बोल रहा हूँ कि हम अपनी इनकम में से कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को जमा करते हैं हर महीने, हर पूरे साल में मैंने 2 लाख रुपए मान लो जमा किए। अब क्या होता है, इनकम टैक्स आपको बेनिफिट देती है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आप इसको डिडक्शन के रूप में अपने टोटल इनकम से कम कर सकते हो, ठीक। हम हर रिटर्न में हम टोटल इनकम में इसमें से कम कर ले रहे हैं और टैक्स हम उसी हिसाब से जमा करा रहे हैं। मतलब आप देखोगे कि 2 लाख पे मेरा टैक्स जमा ही नहीं हो रहा है। जब तक हम ग्रेचुटी और रिटायरमेंट का प्लान कंप्लीट कर रहे हैं तब तक मेरे पास हर साल 2 लाख का मैं बेनिफिट ले रहा हूँ, उस पर टैक्स जमा नहीं कर रहा हूँ, ठीक। गवर्नमेंट बोलती है जब आपको ये अमाउंट मेच्योर होकर मिलेगा ना, मेच्योरिटी पे या फिर डेथ पे, दोनों में से कभी भी अगर ये अमाउंट आपको मेच्योर होकर के मिलेगा, से अमाउंट 50 लाख का था, 50 लाख ये 50 लाख ये,
तो इन दोनों अमाउंट पे 1 करोड़ का अमाउंट हो गया ना, 1 करोड़ पे भी हम टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे। इन केस अगर आपकी डेथ हो गई तो आपको अमाउंट मिला, या मैच्योरिटी हो गई तो आपको अमाउंट, डेथ हो गई तो नॉमिनी को अमाउंट रिसीव होगा। दोनों के केसेस में हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। बट अगर आपने इसमें से कोई भी अमाउंट बीच में निकाल दिया, मतलब ड्यूरिंग द पीरियड, सर्विस टाइम, सर्विस टाइम पे, बिल्कुल सही, सर्विस टाइम पे या सर्विस के बाद भी, मतलब इवन आपकी रिटायरमेंट अभी नहीं हुई है, रिटायरमेंट से पहले आपने एक जगह पे अकाउंट जहां पे छोड़ा, वहां के बाद से आप फंड उसमें से विड्रॉ कर रहे हो, तो ड्यूरिंग द पीरियड आपकी रिटायरमेंट की एज अभी हुई नहीं है, ना ही आपका कोई डेथ का कॉन्सिक्वेंस हुआ है, और आपने इसमें से अमाउंट विड्रॉ कर ली, वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। मुझे बस यही सिखाना था। क्या ये दोनों बातें समझ में आई आपको? यस सर। ये मैंने यस सर। ये सिखाया, रीजन भी आपको हमेशा ये चीजें ध्यान में रखते हुए फाइल करना है। जब भी रिटर्न आप फाइल करोगे तो आप ये देखो, यहाँ पे पोर्शन आ रहा है कि सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट क्या होगा, तो उसी हिस्से को एग्जेम्प्ट करना जो कि मैच्योरिटी या डेथ पे मिला हो। ऐसा ना हो कि आप जिस पर्सन ने विड्रॉ किया हो उसके अकाउंट में आपको ये अमाउंट दिख रहा हो, आपने इसको एग्जाम पोर्शन में डाल के सैलरी कम कर दी, वो पोर्शन यहाँ से एग्जाम में नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? यस यस तो सर। सर जितना पैसा मेजोरिटी पे मिलेगा उतना ही डेथ पे भी मिलेगा? हाँ, चांसेस कभी कभी डेथ पे ज्यादा भी मिलता है, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि जब आप किसी प्लान में इन्वेस्ट करते हो ना, तो सामने वाला पर्सन जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपके बिहाफ पे कहीं और इन्वेस्ट करता है, तभी आपको वो आपकी उम्मीद से ज्यादा पैसा रिटर्न कर रहा होता है, उसमें इसका बीच का जो पोर्शन उसका बच जाता है, वो पैसा अपनी इनकम जनरेट कर लेता है। तो जब आपकी बीच में डेथ हो जाती है, जैसे अगर लोन से रिलेटेड हो या कोई भी हो, एक पोर्शन हम लोग अर्न करते हैं, जब आपकी अगर बीच में ही डेथ हो गई, मान लो 40 साल के लिए आपने प्लान लिया था, बट आपके 20 साल में ही डेथ हो गई, तो अभी वो 20 साल और चलना था, उस 20 साल से भी और इनकम आनी थी, वो इनकम उसको नहीं आती है, तो सामने से भी वो रिकवर करेगा उतना अमाउंट, और आपको बीच में से कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन आपको देगा। ऐसा होता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में होता है, डेथ हो जाने पे आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट वापस मिलता है, म्यूचुअल वैसा। फंड टाइप। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपका ये 10-10 AA आपका एक मेन इंपॉर्टेंट आता है, जो मैंने शायद पिछली क्लास में इससे पहले में डिस्कस किया था, लीव इनकैशमेंट वाला। लीव इनकैशमेंट क्या है कि हर साल आपको कुछ लीव होती है जो पेड लीव जिसको बोलते हैं, वो अलाउड होती है, इतना लीव्स आप ले सकते हो। अगर आपने लीव नहीं लिया तो वो लीव आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, मतलब नेक्स्ट ईयर में आप उसे यूज कर सकते हो। अगर आपने वो लीव नेक्स्ट ईयर में भी यूज नहीं की तो आप उसके बदले कुछ ना कुछ कैश अमाउंट ले सकते हो। हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रूल्स होते हैं, वो लोग जनरली बना करके देते हैं कि जितना, सपोज अगर 360 दिन की वर्किंग है, 360 दिन की वर्किंग में मैंने बोला कि 360 दिन टोटल वर्किंग हमारी होती है, 360 में से आप 10 दिन लीव ले सकते हो, अलाउड है आपको। आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कोई लीव नहीं ली, 10 लीव आपकी एज इट इज रह गई। अब इस 10 लीव को आप नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल 23-24 में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 23-24 में आप चाहोगे तो 10 लीव के आपको या तो पैसे ले लो, या तो सेम 10 लीव आप यूज कर लेना। अगर आपको ऐसा कोई पर्सन दिखता है जिसकी आप ITR फिल करो जिसमें आपको लीव इनकैशमेंट का भी अमाउंट दिखता है, वो लीव इनकैशमेंट का भी अमाउंट आप एग्जाम करोगे। बाकी नॉर्मल इसमें पॉइंट्स है, और ऐसा उसमें कोई डिटेल में जाने वाले पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट आप ये याद रख सकते हो, हाँ, 10-10C, 10-10C, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको जितने भी डिस्कस कर रहा हूँ सेक्शन 10 से रिलेटेड, ये आपको कभी भी चेक करना हो, स्क्रॉल करना हो, तो ये आप नॉर्मली आप जो ये आप यूटिलिटी यूज करोगे इसमें से सेलेक्ट करके ये अमाउंट आपको एग्जाम्प्ट वाले में दिख जाएगा कि यहाँ पे हम ये पोर्शन डाल सकते हैं। इससे डिटेल में आपको अंदर जा करके नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये सारा पोर्शन जो भी होता है, ये सब कुछ एम्प्लॉयर के पार्ट की जिम्मेदारी होती है, वो उसे खुद डिक्लेयर करता है। आपको केवल एम्प्लॉय से अगर उसको रिसीव हुआ है तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स देने, बस आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जाम्प्ट में आता है या नहीं आता। 10-10C, जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं जो वॉलंटरी टर्मिनेट हो जाते हैं, खुद से उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया, अभी उनकी एज नहीं हुई थी बट उन्होंने खुद से रिटायरमेंट ले लिया। वॉलंटियर्स बताइए। हाँ, VRS 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 भी सेम आपका ग्रेचुटी वाला कंसेप्ट इस पे भी लगता है, ग्रेचुटी और पेंशन वाला।
आपका कोई ऐसा अमाउंट था जो आपको वॉलंटरी रिटायर, जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम आई हुई है, वो शायद मे भी पास भी हो जाए अगले 2 साल में। उसमें क्या है, जो लोग 50 साल या उससे अधिक हो चुके हैं, यूपी गवर्नमेंट चाहती है कि सरकारी एम्प्लॉयज अगर वो हैं तो 50 साल या एज से अगर वो अनफिट हैं या थोड़ा सा काम करने के लिए उनको स्टेबल नहीं है, तो वो चाहे तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। उन्हें ऑफर किया जा रहा है। अभी 10 साल का गैप है, 60 साल की एज तक का आप रिटायरमेंट होता है मीन, तो आप चाहो तो पहले से वॉलंटरी रिटायरमेंट आप ले सकते हो। तो एक तरीके का वही है, इन केस अगर आप पहले रिटायरमेंट लेते हो तो अभी तक आपका जितना भी अमाउंट था, जो अमाउंट आपको जो रिसीव होगा वो टैक्स में चला जाता है, फुली टैक्सेबल हो जाता है। सेम इसमें भी, अगर इसमें गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है तो वो अमाउंट भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। अदरवाइज गवर्नमेंट के साइड से आएगा तो आपको इस पर छूट मिल ही जाएगी। हमें क्लियर? यस सर। सर मतलब जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलता है उस पे उन लोगों का, वॉलंटियर रिटायरमेंट वाले लोगों का टैक्स लगेगा, है ना? बिल्कुल, अगर आप खुद की इच्छा से लेते हो रिटायरमेंट तो। हाँ, और जो लोग 60 ईयर्स पे रिटायर होते हैं उन पे टैक्स नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। उसमें यही मैंने आपको जो भी इससे पहले सिखाया था उसमें भी यही सिखाया, ग्रेचुटी और पेंशन में या कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट आप सोच सकते हो, ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, आपका ये वीआरएस की स्कीम हो गई, इन सब में यही होता है कि आप जब तक इसकी लाइफ है या आपकी जो जब तक लाइफ है पर्सन की, या फिर इसका प्लान जितने साल तक का है, अगर आप वहां तक कंटिन्यू कर रहे हो तो आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इवन आपको इनकम से उसका बेनिफिट भी देंगे, हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, ये इनकम से मेरे लेस हो जाएगा, एग्जाम्प्ट अलाउंस है। बट इन केस जैसे ही अगर आपने उसने बिफोर मैच्योरिटी आपने उसे विड्रॉ कर लिया कोई अमाउंट, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, उसको आपको फिर ऊपर इनकम पोर्शन में ऐड करना पड़ेगा। सर और वही यूपी गवर्नमेंट वाले जैसे कि आप बताएं, तो उसमें अगर वो ऑफर करे वॉलंटियर्स रिटायरमेंट, तो अगर वो हम लेते हैं तो फिर उसमें वो लेस नहीं होगा, मतलब टैक्स तो नहीं लगेगा? उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट के थ्रू ऐसा आता है नोटिफिकेशन, जैसे कि खुद से रिटायरमेंट कराया जा रहा है, तो एक तरीके का कई सारे प्रोविजंस उससे ओवर रूल होते हैं। तो उसके लिए उन्हें एक साथ में एक और नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है कि इस वाले जो हम स्कीम ला रहे हैं इस पे इस प्रोविजंस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वहां पे अगर उन्होंने ये लगा दिया तो वो मेरे लिए एग्जाम्प्ट के ही बराबर होगा। ठीक है? अच्छा, हाँ हाँ, यस सर। और किसी को कोई डाउट? मेरे पास ये पॉइंट लास्ट 3 पॉइंट्स बचे हैं, जब हमारा सैलरी कंप्लीट हो जाएगा फिर सैलरी का हेड खत्म, यानी आईटीआर 1 खत्म। किसी को कोई डाउट अभी तक? सर वो टर्मिनेशन का मीनिंग बता दीजिए ना। टर्मिनेशन का मतलब देखो, टर्मिनेशन दो चीजें होती है, एक तो रिमूवल, एक रेजिग्नेशन। अच्छा। रिमूवल मतलब आपको निकाल दिया गया, रेजिग्नेशन मतलब आपने छोड़ दिया। इधर सर एंडिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय रिलेशन, एंडिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय रिलेशन। बिल्कुल सही, जहां पे भी ये चल रहा था वो खत्म हो जाए, वो किसी भी रीजन की वजह से खत्म हो, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। इवन आपका जो आता है वो आता है सुपर एनुएशन करके एक वर्ड आता है, आप देखोगे सुपर एनुएशन एक फंड भी होता है। ठीक है? तो उतना आपको इन सब के डिटेल में इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको मेनली जो चीजें भरनी है वो इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड देखना है। आईटीआर से रिलेटेड मुझे क्या क्या चीजें मेरे पास सामने आ रही है मुझे वो देखना है बस। टर्मिनेशन का सिंपल मतलब अगर आप समझोगे, जहां पे आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, वो हो गया मेरा टर्मिनेशन। ठीक है? तो सर जैसे आर्मी यस सर। एयरफोर्स वालों का वो वॉलंटरी रिटायरमेंट अलाउ रहता है, तो उन लोगों का टैक्स नहीं लगता होगा? बिल्कुल नहीं, तो एग्जाम्प्ट होता वॉलंटरी है। रिटायरमेंट लेके आ जाते तो? बिल्कुल और कोई जिसे किसी को डाउट हो कोई, या आगे बढ़े? सर डाउट तो नहीं है सर, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर आउट ऑफ माइंड चल जाएगा सर। ओके ठीक है भाई। एक लास्ट सेक्शन हाँ। पढ़ा, सेक्शन 16 ही पढ़ाना था, 3 पॉइंट से छोटे छोटे। ये सब वो 3 पॉइंट फिर भी मेन ना होगा सर, छोटे हैं बट वो आउट ऑफ माइंड चल जाएगा सर, समझ में नहीं आया तो फिर आपको दोबारा आप ही को मेहनत करना पड़ेगा सर। हाँ वो तो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ही, वैसे मैं पढ़ाता तो पूरा ही पढ़ा था। बाकी मना कर देते हो तो कोई बात नहीं भाई, मन सभी का ये रहा है क्या एक सर बंद कर देते हैं? मेरा मन था कि अभी टाइम से हम 14 मिनट पीछे हैं भाई,
प्रत्युष सर कंप्लीट कीजिए सर इसको। सर कंप्लीट कर दीजिए। प्रत्युष ओके सर, कर दीजिए सर, ठीक है। सर कंप्लीट कर छोटा दीजिए पॉइंट सर। बोल रहे हैं तो कर दीजिए। कंप्लीट कीजिए सर। कंप्लीट है सर। भाई समझ में आ रहा हो तभी कंप्लीट करना। देखो एक बात तो आपने नोट कर रहने ली, दीजिए क्लास में पूछूंगा ही पूछूंगा। रहने दीजिए सर, अगला क्लास में करेंगे। सर पूछिएगा। नहीं सर, सर पीछे का लेकिन तो पहले आज के पूरा आज कंप्लीट हो गया रिकॉर्डेड सर। लिंक मिल जाएगा तभी तो रिवीजन कर पाएंगे। नहीं आज तो सेम डे में रिकॉर्डेड वैसे नहीं मिलता। मैं जानबूझ के होल्ड नहीं कराता, मैं बस कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं रिकॉर्डिंग होल्ड करवाऊँ आपकी, क्योंकि एक दिन रिकॉर्डिंग प्रोसेस नहीं होती इसलिए आपको नहीं मिली थी। ठीक है, कोई नहीं, इस और क्लास के फिर बाद टाइम मिल जाएगा, 1-2 दिन का टाइम ले लेना, फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो स्टार्टिंग से हमने जो पढ़ा है अभी सैलरी में सर, 15 से लेकर के 17 3 सेक्शंस होते हैं, साथ में इसमें एक सेक्शन 10 भी होता है। इतना ही है आपके सैलरी के पोर्शन में, जिसमें 15 बोलता है चार्जिंग सेक्शन, सैलरी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बस इतना। 17 जिसमें बोलता है कि सैलरी में कौन सी इनकम को हम मानेंगे, 17(1), 17(2), 17(3) हम कैसे इनकम कैलकुलेट करेंगे वो आपको एक प्रोसेस बताएगा। सेक्शन 10 जो आपको बताएगा वो बताएगा एग्जाम्पशन, कि सेक्शन 17 में जो हमने हेड में कैलकुलेट करा है उसमें से कौन कौन सा पोर्शन जो हम एग्जाम्प्ट कर सकते हैं सेक्शन 10 के अंदर में। ये इतनी चीजें होती है। उसके बाद अब आपका आता है सेक्शन 16, जो भी हमने डिस्कस नहीं किया। 16 में आपके 3 पॉइंट्स, 16(1), 16(2) और 16(3). एक आपको बोलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 फ्लैट है, मिलेगा ही मिलेगा, 50,000 से ऊपर होनी चाहिए बस आपकी इनकम। जैसे अगर मेरी इनकम है 50,001 रुपए, मुझे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन एज इट इज मिल जाएगा, 1 रुपए मेरी टोटल इनकम बचेगी। ठीक, ये फ्लैट है, मतलब एटलीस्ट आपकी इनकम जितना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है आपको उससे ऊपर होना चाहिए। किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है मेरी इनकम ही 50,000 से कम हो, अगर तो मेरी पूरा छूट मिल जाएगा। पूरा का पूरा मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला जाएगा, फिर 50,000 तो नहीं याद रखोगे ना भाई। नो सर। 50,000 इज मैक्सिमम लिमिट। ठीक, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है प्रोफेशनल टैक्स। एक आपका आता है एंटरटेनमेंट टैक्स। बोलो भाई। एंटरटेनमेंट टैक्स ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है ना। और आगे सर जो प्रोफेशनल वाला है केवल स्टेट गवर्नमेंट को सर हम पे करते हैं टैक्स सर। एंटरटेनमेंट की पूरी बात तो बता दो ना भाई, अमाउंट कितना होता है? 5,000 तक सर मैक्स सर। कंडीशन क्या होती है? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर इसका बेनिफिट लेंगे। किस चीज के लिए? सैलरी के लिए। सैलरी के लिए सर। नहीं, के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तब तो ऐसे ही मिल जाएगा। भाई एक लोग बोलो तो मुझे समझ में भी आ जाए। रजनीश या इजहार दोनों में से कोई एक लोग बोलो, समझ में भी आ जाए, बाकी लोग को भी समझ में आ जाए। बताओ भाई। सर मतलब क्या सर पूछ रहे हैं सर इसमें सर, मतलब कि कैसे सर जी मतलब ये डिडक्शन का इसका बेनिफिट ले सकते हैं, यही ना? हाँ हाँ, कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, वही तो पूछ रहा हूँ। कब ले? फर्स्ट तो सर ये मतलब इंटरटेनमेंट टैक्स वाले में सर बताया तो इसमें सर केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही सर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं सर, अप टू 5 के सर मैक्स सर लिमिट है, इतना सर डिडक्शन मिल सकता है सर। अच्छा, कुछ किया होगा तभी तो मिला होगा ना एंटरटेनमेंट अलाउंस का, कैसे मिला? सर तो मतलब कोई इंटरटेनमेंट जैसे सर नहीं पढ़े हैं बट सर ऐसे बताएंगे तो सर गलत हो सकता है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं ठीक है, सर। प्रोफेशनल। इंटरटेनमेंट भी ये सब के लिए सर कहीं सर पैसा सर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जी इंटरटेनमेंट के लिए तो। अच्छा, प्रोफेशनल टैक्स भाई।
सर प्रोफेशनल टैक्स में सर एक्स्ट्रा अर्न जो होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं सर। ठीक। क्या सर? सर अमाउंट इसमें अमाउंट मेंशन नहीं है सर, में भी अमाउंट मेंशन नहीं है, याद नहीं है। याद नहीं है वही। 1000 है सर प्रोफेशनल टैक्स का सर अमाउंट। ये घूमने फिरने के लिए मिलता है, जैसे हो गया टिकट वगैरह। मौज मस्ती। घूमने के लिए मिलता है। सर ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना। प्रोफेशनल टैक्स का भी घूमने के लिए मिलता है। सर इसमें नहीं सर सर, 1% रिटायरमेंट टैक्स 1% में भी सर। प्रोफेशनल टैक्स तो सर वो अलग होता है। सर इसमें स्टेट गवर्नमेंट में भी डिसाइड करे सर। हाँ हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ भाई, कितना। इसकी भी अपर लिमिट है ना भाई, जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स की अपर लिमिट है, वैसे ही सेम इसकी भी अपर लिमिट है। अच्छा, सर लिमिट तो आई थिंक 30,000 का है सर लिमिटेशन प्रोफेशनल टैक्स का लिमिट पर ईयर का सर 30,000। भाई वो टीडीएस का है, सर इसमें लिमिट नहीं होता है सर। इसमें लिमिट नहीं होता भाई। मैक्सिमम जब भी मैं बोल लूँ कुछ, अगर डिडक्शन जब भी आपको कोई अलाउड होता है तो उसकी एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड की जाती है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपने पढ़ा कि मैक्सिमम सर 50,000 तक ही मिलेगा, इसके लिए भी सेम अपर कैप है। आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 ही क्यों मिल रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो इनकम बहुत ज्यादा भी हो सकती है, और ज्यादा मिलना चाहिए। अप टू 5,000 ही क्यों है? तो सिर्फ सर और सिर्फ क्योंकि एंटरटेनमेंट में मौज हिसाब मस्ती। से ही पैसा खर्च करना चाहिए। तो ज्यादा ऐसा तो सर आप बोलो कि सर पूरी सैलरी मैंने 10 लाख तो एंटरटेनमेंट में ही लगा दिए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता, मतलब कि सर आपको कोई ना कोई जब भी कोई डिडक्शन 10 लाख रुपए हो गया है, 10 लाख की लिमिट क्या होता है? सर 5 लाख के हम वहां से ले, और 5 हम लाख लोग का बंद है। खत्म हो गया सर। 10 लाख की सैलरी खत्म, कोई टैक्स स्ट्रक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब छोड़ दो सर। घूम फिर के आ गए बढ़िया से। देखिए ऐसे अगर गवर्नमेंट स्कीम ला दे फिर तो अच्छा ही है, फिर तो सारे सैलरी वालों को मजा आ जाएगा सर। 5 लाख एंटरटेनमेंट में डाल दिए और 5 लाख रुपए मैंने ट्रेवल में डाल ली। टैक्स रिबेट है 12,500 का 5 लाख तक, 10 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं। ये स्कीम अच्छी है भाई। इसकी जो लिमिट है वो है 2,500, मैक्सिमम 2,500 बस। किसकी सर, एंटरटेनमेंट की कि प्रोफेशनल? प्रोफेशनल टैक्स की। एंटरटेनमेंट की 5,000 मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आपको अलाउड ही नहीं होगा। और डिडक्ट भी इतना ही होता है, इससे ज्यादा डिडक्ट भी नहीं होता। सर एक बार अमाउंट रिपीट कर दीजिए, कितना बोले? 2000? 2,500, 2,500। इंटरटेनमेंट का हाफ कर लो ओके। भाई। एंटरटेनमेंट में 5,000 है ना, उसका हाफ कर लो प्रोफेशनल टैक्स में मैक्सिमम। और स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाँ सत्यम बिल्कुल सही, स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000। ये 3 ही है डिडक्शन जो आपको मेन यहाँ पे मिलते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया 16(2) में, प्रोफेशनल टैक्स आ गया 16(3) में। सर सेक्शन 70 नहीं बताया। 17 भाई, 17 ही तो ऊपर पढ़ रहे थे। 17 सैलरी है, बेसिक सैलरी। कहाँ थे अभी क्लास में? इजहार कहाँ थे क्लास में अभी तक? इसका फोन ऑफ हो गया है फोन ना। ऑफ हो गया है सर टोटल हमारा, इसलिए तो अच्छा, तो इससे पहले वाली क्लास भी भूल गया क्या? मतलब सर फोन ऑफ हो गया तो पूरा ही भूल गए। ये रहा 17 पढ़ रहे थे, 17 1 2 3 यही तो डिस्कस कर रहे थे शुरू से। यस सर। उसके बाद एग्जाम अलाउंसेस देखिए, अलाउंसेस के बाद आपका लास्ट पोर्शन जो बच जाता है वो आपका 16 वाला बच जाता है। इसमें आपका मैक्सिमम जो सैलरी आप देखोगे ऑटोमेटिकली इसमें 50,000 अलाउड है। मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि 50,000 ही मैक्सिमम होगा। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ, सपोज 48,033, 48,000 की अगर मैं इनकम डालता हूँ तो मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम ही आएगा 48,000। आप देख सकते हैं अमाउंट 50,000 से रिड्यूस होकर के 48,000 पे आ गया। मतलब सर अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन से ऊपर है आपकी इनकम, मींस 50,000 से ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली वो 50,000 का अपर कैप उठाएगा। और अगर वो 50,000 से कम है तो जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में अलाउड हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल $50,000 आपको 1 रुपए का टैक्स, 1 रुपए की टोटल जो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होगी वो देख लेंगे। 50,000 आपका अगर हमारा बंद रहता है कब 2 मिनट चुप रहे हो हमारा। किसी को डाउट यहाँ तक? एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 5,000, ठीक। प्रोफेशनल टैक्स के लिए 2,500 मैक्सिमम, इससे ज्यादा डिडक्ट भी नहीं सर होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और 5,000 अच्छा वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा 5,000, और प्रोफेशनल टैक्स सभी के लिए अलाउड है, उसमें गवर्नमेंट टैक्स का कुछ वो रोल नहीं है। बस ये है प्रोफेशनल टैक्स में आपको एक बात ये याद रखनी है कि ये किसी स्टेट में ही होता है, सारे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। इसका कुछ स्टेट का क्राइटेरिया दिया हुआ, उन स्टेट्स में ही प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है, जैसे बिहार में, महाराष्ट्र में भी सर। महाराष्ट्र में भी एप्लीकेबल है, कुछ स्टेट्स है जहाँ पे एप्लीकेबल है, और बाकी सारे स्टेट्स में प्रोफेशनल टैक्स का कोई भी रोल नहीं है। तो आपको वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट भी नहीं होता, आपको यहाँ पे अलाउड नहीं होता। प्रोफेशनल टैक्स भी आप एक तरीके से ये समझ सकते हो, सर ये टैक्स आपको डिडक्ट होगा आपकी सैलरी से, तो ही आपको यहाँ पे क्रेडिट के रूप में अलाउ हो रहा है। अगर डिडक्ट नहीं हुआ होता तो क्रेडिट के रूप में अलाउ भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ जाता है इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी। जो अमाउंट होगा वही सेम अमाउंट आपका बाहर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा अंडर द हेड सैलरी। हमारा सैलरी का पोर्शन यहाँ खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज देख के फिर हमारा ITR 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर इच्छा जग रही हो कि सर हाउस प्रॉपर्टी और वो भी खत्म कर ले तो कर लेते हैं, अदरवाइज बंद कर। नहीं सर अब नहीं, अब बंद करते हैं, है ना? यस सर, कीजिए सर। जी सर। सर मेरे यहाँ से ज्यादा हो गया सर अभी। सेंटर से घर जाने से 2 घंटे लगते हैं, फिर हो जाएगा इधर शाम। बंद कर देते हैं 2 घंटे। हजम होने में टाइम लगेगा माइंड में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, टाइम मेकअप करके किसी दिन हमें स्ट्रेच करना होगा, हम किसी क्लास में स्ट्रेच कर लिया करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली तो 1 से सवा घंटे ही चलती है नॉर्मली क्लास। जब स्ट्रेच करना होगा तो ऐसे ही कर लिया करेंगे बीच बीच में। ओके सर, ठीक है, ओके सर, सर थैंक यू सर। सैटरडे को स्ट्रेच कर लीजिए सर बाय सर। क्लास में भी भाई सैटरडे। ठीक है, बीच में अगर देखेंगे कोई दिन अगर लगता है ऐसा कि हमें एक्स्ट्रा क्लास लगानी तो मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए बता दूंगा। ऑल्दो एटलीस्ट इतने पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए जिससे मुझे लगे कि हाँ एक्स्ट्रा क्लास आज लगानी चाहिए। ये सर पेज पे चलेंगे। सर हेलो, सुन रहा हूँ भाई। मेरे को सर रिवीजन क्लास सर करवा दीजिएगा तो सही रहेगा। कौन सी क्लास? रिवीजन क्लास सर। कौन सी रिवीजन क्लास? अच्छा इसी का सारे का रिवीजन। यस सर। दिन कभी भाई तो और आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप 4 बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो तो रिवीजन ही है। आप बताइएगा सर। अच्छा एक टेस्ट रख ले क्या आप लोग का? यस सर रख लीजिए सर, मौखिक रखिएगा। क्या भाई? एक 4D टेस्ट ओरल, ठीक है भाई। हाँ डेट ठीक है भाई। एक चीज बता सकता हूँ, सरप्राइज टेस्ट होगा, ठीक है। डेट आपको बताई नहीं जाएगी, बट इसी मंथ में होगा। कम से कम 5-6 दिन बाद आएगा। इसी मंथ में होगा। टेस्ट कभी भी हो सकता है, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसी में से होगा। बट सर कोई दिक्कत नहीं सर। आज तक डायरेक्ट पेपर मिलेगा सर। पेपर मिलेगा। टेस्ट अगर लीजिएगा तो 1 वीक बाद लीजिएगा सर, क्योंकि थोड़ा रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम भी तो चाहिए होगा सर। अचानक अगर कल या परसों में ले लीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा सर। भाई रिवीजन करो ना, कहाँ क्या डेली रिवीजन करो क्लासेस। सर रिटर्न या फिर ऑरल? भाई रिटर्न कॉपी सबमिट करनी होगी आपको ऑनलाइन, मेरे पास आएंगी ना। नीरज सेंटर पे आप सबमिट करना, मेरे पास कॉपी स्कैन होके पहुंच जाएगी। सेंटर पे सबमिट करने जाएंगे सर सेंटर पे? मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अगर आप सेंटर पे जाके क्लासेस लेते हो तो नियरेस्ट सेंटर पे सबमिट कर देना। अगर आप डायरेक्टली घर से क्लासेस लेते हो तो आप ऑनलाइन
जो मेल आईडी है टैक्स वेल्थ की वहां पे, चाहे अपने ग्रुप में शेयर कर देना, कोई इशू नहीं। ओके सर। जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो बी प्रिपेयर्ड, कभी भी हो सकता है। हाँ ये मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा सा लिबर्टी आपको दे सकता हूँ कि इस अगले 1-2 दिन में तो नहीं हो रहा है, बाकी आप इस मंथ में कभी भी हो सकता है। रिवाइज करने के लिए भी समय दीजिए सर तपाने। सर आंसर जो करना होगा सर पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ, या फिर स्लाइड थोड़ा बड़ा भी चलेगा। देखो मुझे भाई कॉन्सेप्ट एटलीस्ट ना, मैं टेस्ट में चलो बता ही देता हूँ यार, 2 मिनट और लूंगा, रुक जाओ। इतनी क्यूरियोसिटी अगर आप लोग के अंदर आ ही रही है तो मैं बता ही देता हूँ। वैसे जिन्होंने फिजिकली मेरे यहाँ पे दिल्ली वाले सेंटर पे जिन्होंने टेस्ट दिया है, उन्हें तो नॉलेज है सारी चीज की, यहाँ एक्चुअल में कैसे होता है टेस्ट। सर हम लोग 6 या 7 को दिल्ली आएंगे, तो उसके बाद टेस्ट हो सकता है 6 या 7 के, जुलाई। 6 या 7 जुलाई को यस सर। दिल्ली। यस सर, दिल्ली सेंटर पे हम लोग आते हैं और पहले आ जाते सर, बट ट्रेन कैंसिल हो गया। कोई इशू नहीं है भाई, मैं बता रहा हूँ उससे पहले ही हो जाएगा, इसी मंथ में हो जाएगा टेस्ट। एक टेस्ट तो वहां से देखे, फिर तो यहाँ फिजिकल होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो, जो प्रियांशु का क्वेश्चन था कि सर एक्चुअल में आप टेस्ट लोगे तो कैसे, किस बेस पे लोगे, तो मैं 3 चीजें उसमें चेक करता हूँ। मेन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक, आपकी प्रोविजनल स्किल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, मतलब जितना मैंने नोट्स में जैसे लिखाया हुआ है, या नोट्स में मैंने जितने भी चीजें आपको अभी तक हैंड रिटन दी है, उससे रिलेटेड अगर थोड़ी बहुत टूटी फूटी लैंग्वेज में भी लिखते हो तो प्रोविजनल स्किल में चल जाएगा। बट आपकी जो टेक्निकल स्किल है, तो आप नोट्स भी तो कॉपी कर सकता है ना कोई। हाँ चीटिंग इसी सर। आप नोट्स जो दिए हैं वो भी तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना सर। भाई देखो, यू कैन बी स्मार्टर बट नॉट देन मी, मुझसे ज्यादा तो नहीं क्या पढ़ सर? सकते। मुझे तो ये तो पता ही है ना कि कितना पढ़ाया मैंने, कितना लैंग्वेज कितना आपको दिया है, इसका तो सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। तो वो तो आप क्लास में मुझसे बोलो या फिर आप टेस्ट में दोगे, वो सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी। तो आप स्मार्ट बन सकते हो, ओवर स्मार्ट तो नहीं बन पाओगे ना। मैं क्या सर? 3 चीजें मैं आपको मेन चेक करूंगा। एक आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, क्वेश्चन जो भी हम आते हैं वो केस स्टडी बेस, केस स्टडी तो एटलीस्ट आपने सभी ने सॉल्व किया होगा, केस स्टडी बेस है, क्वेश्चन टिपिकल होगा या थोड़ा बहुत भी टिपिकल भी हो सकता है। और प्रोविजनल स्किल में थोड़ा अप एंड डाउन चलेगा, मतलब अगर आपने कुछ टूटी फूटी लैंग्वेज या अपनी लैंग्वेज यूज की, पूरा हिंदी मत लिखना, ऐसा ट्राई करना कि कुछ थोड़ी बहुत लॉ की लैंग्वेज आप लिख रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो। टेक्निकल स्किल में मैं इसमें आपको एटलीस्ट पूरी मार्किंग इसमें, और फर्स्ट और सेकंड थर्ड पॉइंट में ना, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में मुझे पूरा चाहिए आपको, एटलीस्ट इफिशिएंट चाहिए आपको, 100% दोनों में चाहिए। अगर इसमें 100% तक आपका जा रहा है तो आपकी मार्किंग सही होगी, अदरवाइज फिर आपको ये लगेगा कि आप कहीं ना कहीं टेक्निकली वीक हो, या फिर आपको पॉइंट समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में केवल समझ का फेर है। प्रोविजनल में गलत हो सकते हो आप, थोड़ा बहुत लैंग्वेज गलत हो सकती है, वहां मैं अलाउ करता हूँ, अदरवाइज जितना मैंने टेक्निकल स्किल इट मींस मतलब क्या है जो समझ में आया। जैसे मैंने अभी आपको यूटिलिटी पे बनाना सिखाया ITR, ठीक, तो हो सकता है आपको यूटिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले। मान लो ITR 1 अभी मैंने आपको सिखाया, ITR 1 से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, तो ITR 1 को आपको यूटिलिटी पे कैसे आप सॉल्व करके देते हो, मुझे यूटिलिटी बना करके उसकी एक JSON फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, वो JSON फाइल डाउनलोड करके आपको भेजना होगा, तो वो होती है टेक्निकल स्किल्स। वो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, एग्जाम टेस्ट से पहले आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। अभी जस्ट आपने पूछा, इस वजह से मैंने ब्रीफ कर दिया, ठीक है। बी रेडी, अभी से ही तैयार हो जाओ, सभी तैयारी करना शुरू कर दो। ओके ओके सर। ठीक है थैंक यू सर।